चैप्टर 44 द ग्योकुसेन सेक्ट। आओ चेंग ने जोर से चिल्लाया और सामने की भीड़ मुड़कर देखने लगी। जैसे ही इन लोगों ने देखा कि यह आओ चेंग है, भीड़ ने तुरंत रास्ता खाली कर दिया। कई लोग तो बिल्कुल चूहे की तरह बिल्ली देखते ही 100 मीटर की रफ्तार से भाग खड़े हुए। जियांग शियाओबाई स्तब्ध रह गया, चकित होकर आओ चेंग को अपने पास देखकर। आओ चेंग खुद पर गर्व महसूस करते हुए बोला, कैसा लगा? अब तुम जानते हो कि तियान युआन सिटी में यंग मास्टर कितना ताकतवर है ना? यंग मास्टर द्वारा मान्यता प्राप्त होने के नाते अगर कोई तुम्हें परेशान करने की हिम्मत करता है तो बस कह देना और यंग मास्टर उनका मुंह बंद कर देगा। जियांग शियाओबाई चुपचाप दिल में आओ चेंग को अंगूठा दिखाता है। वाह, यहाँ तो तुम बड़े बेधड़क हो, तुम्हारी बहन को पता है क्या? आओ चेंग का पीछा करते हुए जियांग शियाओबाई खाली झील के किनारे पहुंचा और वहां दो बड़े पत्थर देखे। आओ चेंग आगे बढ़ा, एक बड़े पत्थर पर कूद पड़ा, एक पैर मुड़कर पीछे हाथ रख दिया और दाएं हाथ में शराब की गिलास लेकर तुरंत ही उसमें शराब डालने लगा और पीने लगा। जियांग शियाओबाई ने ध्यान दिया कि इस आदमी की आभा बदल गई थी। जो पहले घमंडी और दबंग था, अब उसका रूप जैसे अनुभवी और जीवन की कठिनाइयों से तराशा हुआ व्यक्ति हो गया हो। यह नज़ारा देख जियांग शियाओबाई की आंखें चौंधिया गईं। वह अपनी आंखें रगड़ता रहा, चेहरे पर अविश्वास की झलक। बड़ा भाई, मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। ओह यंग मास्टर चेंग, 1 महीने हो गया और मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। यंग मास्टर चेंग का अंदाज वाकई तियान युआन सिटी की युवा पीढ़ी में सबसे बेहतरीन है, जिससे लोग जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं और नफरत भी। जैसे ही जियांग शियाओबाई आओ चेंग के पास बैठा, रंग बिरंगे और शानदार कपड़े पहने दर्जनों लोग दौड़ते हुए आए, जैसे वे जूते चाटने के लिए ही नहीं बल्कि उनके चरणों में गिरने के लिए बेकरार हों। आओ चेंग ने हाथ हिलाते हुए कहा, मैं तुम्हें इन सब से मिलवाता हूँ। ये जियांग शियाओबाई हैं, यंग मास्टर के भाई। अब से तियान युआन सिटी में उन्हें देखकर ऐसा समझना जैसे यंग मास्टर को देखा हो, समझे? जैसे ही आओ चेंग ने ये कहा, लोग झुककर फुसफुसाने लगे। ओह, तो ये यंग मास्टर जियांग हैं, मैं आपको लंबे समय से सम्मान देता हूँ। नमस्ते यंग मास्टर जियांग, मैं तियान सिटी के शू परिवार का सबसे बड़ा बेटा हूँ। भविष्य में अगर आपको कुछ चाहिए बस कह देना, मैं आग और पानी में भी जाऊँगा। यंग मास्टर जियांग, मैं होंगडू बैंक से हूँ। भविष्य में आपको जितना पैसा चाहिए मैं 1 घंटे में दिला दूंगा। ये दृश्य देखकर जियांग शियाओबाई बार बार चौंकता रहा, जबकि आओ चेंग की हल्की मुस्कान बनी रही। जियांग शियाओबाई, ये लोग तुम्हें इतनी इज्जत दे रहे हैं, क्या तुम कुछ दिखाओगे? जियांग शियाओबाई शांत रहकर हंसा। मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ बाहर आना सबसे बड़ी गलती थी। इतना कहते हुए उसने कैजुअली 1000 उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन फेंक दिए। ये देखकर लोग चौंक गए और चिल्लाने लगे, यंग मास्टर जियांग बहुत उदार हैं। हालांकि उन्हें उस क्यू रिफाइनमेंट स्टेज के युवक की असली पहचान नहीं थी, लेकिन इन समयों में पैसा ही सब कुछ है। जियांग शियाओबाई की उदारता देखकर आओ चेंग भी चौंक गया। हे भगवान, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने अमीर हो। 1000 उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन इतनी आसानी से दे दिया। तुम तो मुझसे भी ज्यादा उदार हो। जियांग शियाओबाई ने आओ चेंग की ओर ध्यान नहीं दिया और बड़े पत्थर पर लेट गया। तुमने अभी तक मुझे ये नहीं बताया कि यहाँ अच्छा क्या है। क्या तुम बस मुझे यहाँ लेकर सिर्फ किनारे पर खड़े लोगों को देखने के लिए लाए हो? तुम जल्दी ही जान जाओगे। आओ चेंग हंसा और फिर अपने पुराने अंदाज में लौट आया। जियांग शियाओबाई ने शांत झील की ओर देखा, थोड़ी बोरियत महसूस की। वह सच में नहीं जानता था कि आओ चेंग क्या करने वाला है। पास की आंखें बंद करके वह आराम करने के लिए लेट गया। कुछ समय बाद अचानक किनारे पर चिल्लाहट हुई। जियांग शियाओबाई ने आंखें खोली और बैठ गया। भीड़ की नज़रों के अनुसार उसने देखा कि 2 बड़ी नावें झील पर तैर रही हैं। उन 2 बड़ी नावों पर दर्जनों सुंदर और मनमोहक महिलाएं थीं। वे किनारे की भीड़ को देख रही थीं, चर्चा कर रही थीं और कभी कभी उनकी मधुर हंसी सुनाई देती थी, जैसे चांदी की घंटियां। यही इस जगह की खासियत है। ये जेड इम्मोर्टल सेक्ट की महिला शिष्य हैं। आओ चेंग ने हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, आज तुम खुलकर अपनी राय दे सकते हो, मैं तुम्हारी बहन को नहीं बताऊंगा। जियांग शियाओबाई, जो शुरू में इन सुंदर महिलाओं को देखकर खुश था, तुरंत पीला पड़ गया और आओ चेंग को गुस्से से घूरने लगा। अगर तुम बस ये महिलाएं देखने आए थे तो मुझे यहाँ लाने की जरूरत नहीं थी, किन मिंग ने हताश होकर कहा। ये तो सिर्फ शुरुआत है, असली मजा अभी आने वाला है। आओ चेंग ने पीछे की ओर 2 बड़ी नावों की ओर इशारा किया। जियांग शियाओबाई ने देखा कि इन 2 बड़ी नावों के पीछे एक छोटी नाव थी, जिस पर केवल एक ओढ़नी पहने महिला खड़ी थी। महिला ने सरल पोशाक पहनी हुई थी, लंबे बाल उसके कंधों पर लटक रहे थे और उसका ठंडा और अलौकिक आभा थी, जैसे आकाश में चमकता हुआ चांद। केवल उसकी मुद्रा देखकर ही पता चलता था कि यह महिला बेहद सुंदर है। ये सभी जेड इम्मोर्टल सेक्ट की महिला शिष्य हैं। उनके साधना के तरीके और अन्य कारणों से हर 3 महीने में ये महिलाएं सेरेन हॉट लेक आती हैं। इसका उद्देश्य है उनका दाव हृदय परिशोधित करना। आओ चेंग ने समझाया।
देखो, ये सभी ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे पहले कभी किसी महिला को देखा ही नहीं हो। सच में हम पुरुषों के लिए शर्मिंदगी वाली बात है। जियांग शियाओबाई ने आओ चेंग की ओर तिरस्कार से देखा। तुम्हें हिम्मत है ये कहने की जैसे कि तुमने वह ओढ़नी वाली महिला नहीं देखी। आओ चेंग तुरंत शर्मिंदा हो गया, फिर उसने गला साफ किया। वो ओढ़नी वाली महिला ज़ैड इम्मोर्टल सेक्ट की सेंटेस हैं, नाम है लियूशी। उनकी सुंदरता वाकई अद्भुत है। वर्षों में यंग मास्टर ने जितनी महिलाएं देखी हैं, केवल मेरी बहन ही उनसे तुलना कर सकती है। ये तो बड़ा चढ़ाकर बताया। जियांग शियाओबाई चिल्लाया, तो क्या तुमने उनका असली चेहरा देखा है? कफ कफ, मैंने नहीं देखा। तुमने नहीं देखा और फिर भी ऐसे बोलते हो, थोड़ी शर्म आती है क्या? ये सब अफवाहें हैं। ज़ैड इम्मोर्टल सेक्ट की सेंटेस कभी ओढ़नी नहीं उतारती, तो ये झूठ नहीं हो सकता। जियांग शियाओबाई की आंखें चारों ओर घूमी और उसके होंठों पर शरारती मुस्कान थी। वह आओ चेंग के पास झुका और बोला, तुम कह रहे हो कि इस महिला की शारीरिक रूप से सुंदरता अच्छी है, लेकिन वह इसे ढकती है, या शायद उसके दांत बड़े हैं इसलिए वह ओढ़नी पहनती है। आओ चेंग लगभग खुद की लार पर चोकिंग कर गया। वह तुरंत गुस्से से घूरा और बोला, जियांग शियाओबाई, मेरी देवी की छवि खराब करना बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा। जियांग शियाओबाई जोर से हंसा। हाल ही में वह आओ चेंग के साथ अच्छे संबंध में था, इसलिए ऐसे मजाक करने में उसे गुस्सा नहीं आया। इस समय दो बड़ी नावें और छोटी नाव झील के केंद्र में पहुंच चुकी थीं और स्थिर हो गई थीं। ज़ैड इम्मोर्टल सेक्ट की महिला शिष्य अपने आकर्षक जीतई में किनारे पर खड़े युवक को देख रही थीं। जियांग शियाओबाई, तुम तो शरारती हो, क्यों न मेरी मदद कर एक योजना बनाओ। आओ चेंग ने। अध्याय 45, कविता की परीक्षा। तुम्हारा क्या मतलब है कि मेरे पास बहुत सारी चालें हैं? जियांग शियाओबाई ने आश्चर्य में पूछा, इसे तो बुद्धिमानी कहते हैं, इसे तो रणनीति कहते हैं। हाँ हाँ हाँ, आओ चेंग ने अधीरता से कहा, तो क्या तुम मदद करोगे या नहीं? देखेंगे। अगर मैं अब तुम्हें कोई सुझाव दूं तो क्या तुम उसे दूर से चिल्लाकर कहोगे? जियांग शियाओबाई ने हंसते हुए कहा। अंततः उसने समझा कि आज आओ चेंग उसे ड्रैगन वैली से बाहर क्यों लाया था, वह दरअसल उसका इंतजार यहाँ कर रहा था। ज़ैड इम्मोर्टल सेक्ट की परियां, इस बार किस तरह की परीक्षा है? किनारे पर किसी ने चिल्लाया। हालांकि ज़ैड इम्मोर्टल सेक्ट की महिला शिष्य बोलने के बजाय आपस में बातें कर रही थीं। ये देखकर जियांग शियाओबाई ने आओ चेंग से उलझन में पूछा। पूछने पर उसने जाना कि ज़ैड इम्मोर्टल सेक्ट की साधना पद्धति काफ़ी विशेष थी। एक निश्चित स्तर और अवस्था तक पहुंचने के बाद किसी को चुनाव करना पड़ता था। या तो अपने सच्चे प्रेम को ढूंढो, जिससे दिल की साधना पूरी तरह से मजबूत हो जाएगी और ताकत में असाधारण वृद्धि होगी, या फिर सांसारिक दुनिया में परीक्षाएं दें और अकेले रहने का चयन करें। ये दो बिल्कुल अलग रास्ते थे और उसी के अनुसार अलग अलग लोग अलग विकल्प चुनते थे। जो महिला शिष्य अब बाहर आईं, वे वास्तव में अभी अपनी पसंद शुरू नहीं कर रही थीं, बल्कि भविष्य की साधना की तैयारी कर रही थीं। और हर बार जब वे यात्रा करतीं, वे कोई परीक्षा या अजीब अनुरोध प्रस्तुत करतीं। यदि पुरुष किनारे पर उन्हें संतुष्ट कर पाते तो उन्हें बड़े जहाज पर चढ़ने और सीधे बात करने का मौका मिलता। सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी ठंडी और अप्राप्य सेंटेंस भी अनुरोध और परीक्षाएं देती थीं, लेकिन अब तक किसी ने कभी पास नहीं किया था। ये साधना पद्धति जियांग शियाओबाई को भी अजीब और नया अनुभव करा रही थी। किसी अज्ञात समय के बाद बड़े जहाज पर अचानक किसी महिला ने जोर से चिल्लाया, इस बार हम विशेष रूप से सेंटेंस के लिए आए हैं। यदि आप सेंटेंस की परीक्षा पास कर लेते हैं तो आप सफल हैं। सेंटेंस की परीक्षा बहुत सरल है। जो कोई भी इस रात के दृश्य के अनुसार एक कविता रच सके और सेंटेंस को संतुष्ट कर सके, वह उनके साथ अमर साधना की राह पर चर्चा कर सकता है। जैसे ही ये शब्द बाहर आए, पूरा स्थान हड़कंप मच गया। धत, फिर से कविता। मैं सच में इस बार भाग्यहीन हूँ। देखा, मैंने कहा था कि ज़्यादा किताबें पढ़ो, लेकिन तुमने मना कर दिया। अब देखो, तुमने सुनहरा अवसर खो दिया। जब सेंटेंस ने ऐसे नियम रखे थे तब भी कई प्रतिभाशाली लोग प्रयास कर चुके हैं, लेकिन कोई उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाया। मुझे लगता है इस बार भी व्यर्थ होगा। किनारे पर खड़े लोग जोर जोर से चर्चा करने लगे। ज़्यादातर लोग सीधे हार मानकर पीछे हट गए। कविता रचना कठिन नहीं थी, लेकिन ऐसा लिखना जो ज़ैड इम्मोर्टल सेक्ट की सेंटेंस को संतुष्ट करे, वास्तव में बेहद कठिन था। कई प्रसिद्ध विद्वानों ने प्रयास किया, लेकिन सेंटेंस ने उन्हें पूरी तरह अनदेखा किया। किस तरह इसका सामना किया जाए? यदि सेंटेंस कहती कि आपकी साहित्यिक योग्यता पर्याप्त नहीं है, तो ठीक था, लेकिन वे हमेशा ठंडी नज़र से देखते, एक शब्द तक नहीं बोलती। ये सबसे हतोत्साहित करने वाली बात थी। कई लोग सेंटेंस की स्थिति को जानते थे और हतोत्साहित हो गए। कुछ लोग यह मानते थे कि वे चुने गए हैं और निश्चित रूप से सेंटेंस की पसंद पाएंगे, लेकिन वे भी अभी देखते रहे। बड़े पत्थर पर सेंटेंस की मांग सुनकर आओ चेंग का शुरू में आत्मविश्वासी चेहरा तुरंत मायूस हो गया। ऐसा लगता है कि इस बार कोई उम्मीद नहीं है। मुझे लगता है कि अब इस दुनिया में कोई कविता भी उन्हें संतुष्ट नहीं कर सकती, आओ चेंग ने धीरे से कहा।
जियांग शियाओबाई हालांकि बिना डरे, बल्कि उसके दिल में उत्साह की लहर उठी। कविता और गद्य, यह उसका मजबूत पक्ष था। 9 साल की अनिवार्य शिक्षा बेकार नहीं गई थी। कोई जल्दी नहीं है, जियांग शियाओबाई ने शांतिपूर्वक कहा। इन शब्दों ने तुरंत आओ चेंग का ध्यान खींचा। तुम यह नहीं कह रहे कि तुम्हारे पास कोई तरीका है ना? क्या तुम भी कर सकते हो? थोड़ा बहुत, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता कि इससे सेंटेंस मेरी ओर नई नज़र से देखेंगी। हालांकि आओ चेंग ने फिर से आत्मविश्वास पाते हुए जियांग शियाओबाई के कंधे पर हाथ रखा। जियांग शियाओबाई, मैं इस बार तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। यदि मेरी शादी सफल होती है तो मैं तुम्हें असीम लाभ दूंगा। जैसे क्या? जियांग शियाओबाई ने भौं उठाए। पहले जब वे 5 लोट्स माउंटेन पर थे, आओ चेंग ने कहा था कि वे लौटकर लाभ देंगे, लेकिन अब तक उसने एक भी लाभ नहीं देखा था। आओ चेंग खुद थोड़े शर्मिंदा हुए, फिर गले को साफ करते हुए कहा, जैसे, यदि तुम्हें ड्रैगन वैली के खजाने में कुछ पसंद आए तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए ला दूंगा। यदि मैं नहीं ला पाया तो मेरी बहन निश्चित रूप से ला देगी। जियांग शियाओबाई ने तुरंत आंखें घुमाईं। ये तो लगभग कुछ न देने जैसा ही था। जियांग शियाओबाई, जल्दी सोचो। एक बार जब तुमने सोचा तो यंग मास्टर को बताओ। यंग मास्टर इन सार्वजनिक अवसरों में सबसे बेहतर है। आओ चेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। पहले वह इसलिए निराश था क्योंकि यंग मास्टर चेंग को कविता और गद्य का ज्ञान नहीं था, लेकिन अब स्थिति बदल गई थी। वह खुद नहीं कर सकता, लेकिन जियांग शियाओबाई कर सकता था। बधाई हो मेजबान, आपने एक विकल्प सक्रिय कर दिया है। विकल्प 1, कुछ न करना, पुरस्कार 1 10,000 साल पुराना स्नोलिंग फूल। विकल्प 2, आओ चेंग को सफलतापूर्वक परीक्षा पास करने में मदद करना, पुरस्कार 100 साल की साधना। विकल्प 3, आओ चेंग के लिए कैजुअली कविता बनाना, पुरस्कार 1 इन्नेट स्पिरिट ट्रेजर का टुकड़ा। जियांग शियाओबाई ने सबसे पहले तीसरे विकल्प को हटा दिया। मजाक कर रहे हैं क्या? यदि उसने ऐसा किया तो आओ चेंग निश्चित रूप से उस पर क्रोधित हो जाएगा। किसी भी तरह कैजुअली कविता बनाना परीक्षा में विफलता और आओ चेंग की प्रतिष्ठा को पूरी तरह नुकसान पहुंचाने जैसा होता। यंग मास्टर चेंग का स्वभाव देखते हुए तुरंत मारने से बचना ही दया माना जाएगा। अभी के लिए पहला विकल्प सबसे सुरक्षित था, लेकिन जियांग शियाओबाई ने विश्वास किया कि प्राचीन पाठ्यपुस्तक की कविताएं हजारों वर्षों से चली आ रही हैं। जैसे ही जियांग शियाओबाई ने दूसरा विकल्प चुना, एक यंग मास्टर पहले ही परीक्षा शुरू कर चुका था। एक कविता पढ़ी गई और इसमें निश्चित रूप से साहित्यिक कौशल दिखा, साथ ही वर्तमान रात के दृश्य का वर्णन भी था, लेकिन यहाँ तक कि आओ चेंग भी, जो एक सक्षम व्यक्ति था, जानता था कि इसमें कुछ कला का भाव कमी है, इसलिए यह पास नहीं हो सकती थी। एक व्यक्ति शुरू हुआ, साहित्यिक प्रतिभाएं लगातार आईं और कविताएं रचने लगीं। लेकिन दर्जनों लोगों के बाद भी अकेले नाव पर खड़ी लियूशी ने हिली तक नहीं, वह अभी भी ठंडी नज़र से खड़ी रही। जियांग शियाओबाई, क्या हुआ? कुछ सोचा? आओ चेंग ने देखा कि इतने लोग असफल हो गए, लेकिन वह डरपोक नहीं था, बल्कि थोड़े अधीर थे। जवाब में जियांग शियाओबाई हल्की मुस्कान के साथ पहले से ही लक्ष्य तय कर चुका था। फिर वह आओ चेंग के कान के पास झुककर कुछ पंक्तियां प्राचीन कविता की पढ़ी। आओ चेंग पूरी तरह हैरान रह गया। ये वास्तव में काम करेगा? आओ चेंग ने हैरानी से पूछा। यदि यह काम नहीं करता तो मैं बाद में तुम्हारे लिए कोई और सोचूंगा। नियम यह है कि एक व्यक्ति को सिर्फ एक मौका ही मिलता है ना? जियांग शियाओबाई ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अच्छा, तुम्हारे शब्दों के साथ यंग मास्टर जाएं। आओ चेंग सीधे पत्थर से उठकर अकेली नाव की ओर चिल्लाया। मैं इसे आजमाऊंगा। अध्याय 46, इसे कलात्मक भाव कहा जाता है। जैसे ही ये शब्द बोले गए, चारों ओर के सभी लोग आओ चेंग की ओर देखने लगे, यह उम्मीद करते हुए कि वह बोलना शुरू करे। हालांकि भीड़ में कई लोगों ने आओ चेंग की पहचान देखते ही कर ली, और उनके चेहरे के हाव भाव तुरंत ही बहुत दिलचस्प हो गए। हा, आओ चेंग, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो क्या? तुम्हारे जैसे आदमी, जिस पर पढ़ाई का नामो निशान भी नहीं है, क्या वह कविता लिख सकता है? एक ताने भरी आवाज किनारे से आई। और चेंग का नाटकीय शांत चेहरा तुरंत ही गंभीर हो गया। उसने सिर घुमाकर देखा तो ऑफॉन कई ड्रैगन वैली गार्ड्स के साथ खड़ा था। इस समय ऑफॉन पेट पकड़कर हंस रहा था और कमर तक झुक गया। इसे देखकर और चेंग के सिर में गर्मी दौड़ गई और वह उसे मार डालने की सोचने लगा। संयम रखो, तुम्हें संयम रखना ही होगा। अपनी देवी के सामने अपनी छवि खराब मत करो, जियांग शियाओबाई ने जल्दी से कहा। ये सुनकर और चेंग ने गुस्से को जबरदस्ती दबाया और पहले प्राचीन कविता पढ़ने का निर्णय लिया। लेकिन और चेंग ने जो नहीं सोचा था वह ये कि केवल ऑफॉन भी वहां नहीं था। अन्य संप्रदायों के कई शिष्य भी वहां थे और उनमें से कई की और चेंग के समकक्ष स्थिति थी। तुमसे और चेंग कविता लिखवाना ये वाकई मजाक है। तियान युआन सिटी में हर कोई जानता है कि यंग मास्टर चेंग में सबसे अच्छा क्या है। सफ़ेद लोमड़ी के फर की चादर पहने एक युवक ने लगातार ताना मारा। पास ही लाल होंठों और सफ़ेद दांतों वाला एक सुंदर युवक जोर से हंसा।
हा हा हा, और चेंग, मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर तुम आज यहाँ आधी पंक्ति भी पढ़ सके तो मैं घुटने टेक कर तुम्हें डेड कह दूंगा। इन तीन लोगों के अचानक सामने आने से चाहे और चेंग बड़े दृश्य के प्रति जितना भी सजग था, वह इसे सहन नहीं कर पाया, खासकर क्योंकि उसका स्वभाव गुस्सैल था। तुम लोग किसको नीचा दिखा रहे हो, कमीने? क्या सच में सोचते हो कि यंग मास्टर नहीं कर पाएगा? और चेंग गरजते हुए बोला। सफ़ेद फर वाली चादर वाला युवक ताना मारा, माफ करना, ये सोचना नहीं, ये तथ्य है। कमीने, लियू यूहिंग, क्या तुम मौत ढूंढ रहे हो? और चेंग ने दांत पीसते हुए कहा। ओह, तुम सेंटेस के सामने इतना गुस्सा कैसे कर सकते हो? लियू यूहिंग ने आश्चर्य व्यक्त किया, इसने तुम्हारी कठिन मेहनत से बनाई गई छवि को बर्बाद कर दिया है ना? और कौन नहीं जानता कि ड्रैगन वैली के यंग मास्टर शिष्यों में तुम सबसे अनपढ़ हो। अगर तुम्हारे जैसे लोग कविता लिख सकते तो मैं अब तक एक महान साहित्यिक गुरु होता। मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ। और चेंग बचपन से पढ़ाई में कभी रुचि नहीं रखते थे, और फोंग ने भी चिल्लाया। इस बार और चेंग सचमुच गुस्से से कांप रहा था और जियांग शियाओबाई को भी जैसे सिर में धुआं उठ रहा हो। कमीने, क्या तुम आज मेरे साथ मुकाबला करना चाहते हो? और चेंग ने दांत पीसते हुए कहा। किसी बेकार इंसान के साथ मुकाबला करने के लिए क्या है? लियू यूहिंग ने बार बार ताना मारा, जैसे और चेंग उनकी नज़रों में ही नहीं था। क्रोधित होकर और चेंग ने दौड़कर हमला करने की कोशिश की, लेकिन सौभाग्य से जियांग शियाओबाई ने उसे जल्दी से रोका। शांत रहो, अपनी देवी के लिए। मैं शांत नहीं रह सकता, कमीने। और चेंग की आंखें लाल हो गईं और उसने दांत पीसते हुए कहा, ये सब दुस्साहसी लोग मेरी सामने घमंड कर रहे हैं। अगर मैं आज उन्हें अच्छी तरह से नहीं सिखाऊंगा तो ये मामला खत्म नहीं होगा। मारना बाद में किया जा सकता है, पहले तुम्हें जल्दी से कविता लिखनी चाहिए, नहीं तो देवी की तुम्हारे प्रति धारणा और खराब होती जाएगी, जियांग शियाओबाई ने मुश्किल से सलाह दी। जाहिर है उसका काम था और चेंग को सेंटेस की परीक्षा में सफल कराना। अगर और चेंग नियंत्रण खो देता और लड़ाई शुरू करता तो शायद उसके पास 100 साल की साधना का अवसर ही नहीं बचता। जियांग शियाओबाई की समझाने के बाद और चेंग काफ़ी हद तक शांत हुआ। आखिरकार यह अपनी देवी के सामने था और अगर उसने अब परेशानी पैदा की तो परीक्षा पास होने के बावजूद देवी उसे महत्व नहीं देती। इस बात को सोचते हुए और चेंग ने ठंडी नाक भरते हुए कहा, तुम लोग बस इंतजार करो, मैं परीक्षा पास कर लूंगा। लियू यूहिंग और अन्य लोग ताने मारते रहे, लेकिन अब उन्होंने और नहीं कहा। आखिरकार इन लोगों का भी लक्ष्य सेंटेस था और ज्यादा बोलना अप्रिय हो सकता था। अरे, क्या तुम कविता लिखने वाले हो या नहीं? बड़ी नाव से कोई अधीरता से बोला। बिल्कुल, मैं कविता लिखने वाला हूँ। और चेंग ने गला साफ किया, जियांग शियाओबाई द्वारा बताए गए अनुसार ध्यान से और साहित्यिक मास्टर जैसा अभिनय करने की कोशिश की। इस मुद्रा ने ऑफोंग और अन्य को जोर जोर से हंसने पर मजबूर कर दिया और आसपास के दर्शक भी हंसी रोक नहीं सके। और चेंग ने क्रोध से दांत पीसते हुए नाटक बंद कर दिया। ये कविता मेरे भावनाओं से प्रेरित है, मैं देवी से इसे सराहने की विनती करता हूँ। और चेंग ने अकेली नाव की ओर देखा और बोलना शुरू किया। वसंत की पहाड़ियाँ अद्भुत दृश्य से भरी हैं, उनका आनंद लेते हुए रात की परवाह नहीं होती। पानी में खड़े होकर चांद हाथ में फूलों के साथ खेलते हुए खुशबू कपड़ों में भर जाती है। जब प्रेरणा आती है तो दूरी मायने नहीं रखती, जब कोई विदा चाहता है तो फूलों की कदर करता है। दक्षिण की ओर देखो जहां घंटियां बजती हैं, पवेलियन हरे धुंध में गहरे हैं। कविता पढ़ने के बाद और चेंग ने बाईं हाथ को पीठ के पीछे जोड़ा और शांत मुद्रा में खड़ा रहा, जैसे वह वास्तव में इस दुनिया के सुंदर दृश्यों का आनंद ले रहा हो। हा हा हा, तुम इसे कविता कहते हो? लियू यूहिंग ने तुरंत हंसते हुए कहा और उसे पूरी तरह नीचा दिखाने की कोशिश की। लेकिन उसने तुरंत महसूस किया कि कुछ गलत था, क्योंकि आसपास बहुत शांति थी। उसी समय उसने देखा कि जेड इमॉर्टल सेक्ट की सेंटेस, जो हमेशा अकेली नाव में उदासीन रहती थी, वास्तव में और चेंग की ओर देख रही थी। इस समय सभी लोग और चेंग की कविता के कलात्मक भाव में डूब गए, जैसे वे वास्तव में वसंत पहाड़ियों, उज्ज्वल चांद और नदी के किनारे के दृश्य में भ्रमण कर रहे हों। लियू शी की आंखों में हल्की लहरें उठीं और उसका लाल होंठ घूंघट के नीचे धीरे से बोले, ये शब्द दोहराते हुए, जब प्रेरणा आती है तो दूरी मायने नहीं रखती, जब कोई विदा चाहता है तो फूलों की कदर करता है। अच्छी कविता, उत्कृष्ट कलात्मक भाव। लियू शी ने और चेंग की ओर देखा और कहा। जैसे ही ये शब्द निकले पूरी सभा में हल्ला मच गया। सेंटेस ने वास्तव में बात की। और भी हैरानी की बात, सेंटेस ने और चेंग की कविता को मान्यता दी। ऑफोंग और अन्य की पहली प्रतिक्रिया थी, ये कैसे संभव है? कौन नहीं जानता और चेंग किस तरह का इंसान है? यह आदमी इतनी गहरी कविता बनाने के लिए शायद साधारण छंद भी नहीं जानता। लेकिन ठीक इसी वजह से और चेंग ने कर दिखाया। उसने सेंटेस की स्वीकृति प्राप्त की। सेंटेस की स्वीकृति मिलने पर और चेंग बेहद उत्साहित हुआ। हालांकि उसने समझा कि महत्वपूर्ण समय में उसे शांत बने रहना चाहिए ताकि अपना संयम न खोए।
क्या और कोई कविताएं हैं? अचानक सेंटेस ने और चेंग से बड़े उत्साह के साथ कहा, स्पष्ट रूप से कविता में रुचि लेते हुए। जियांग शियाओबाई ने इसकी आशंका कर रखी थी, या बल्कि तैयारी की थी। उसने और चेंग को एक से अधिक कविताएं सिखाई थीं ताकि अप्रत्याशित परिस्थितियों में उसके पास और विकल्प हों। जैसे ही सेंटेस की आवाज़ गिरी और चेंग शांत मुस्कान के साथ बोला, आज रात का चांद सुंदर है। कैसे रहेगा अगर मैं चांद पर एक कविता रचूं? ठीक है। लियू शी की स्पष्ट आवाज़ झील से आई। उसकी आंखें और चेंग की ओर उम्मीद भरी नज़र से देख रही थीं। और चेंग ने गला साफ किया। चांद ढलता है, कौवे रोते हैं, ओस आसमान भर देती है, नदी के मेपल मछली पकड़ने की रोशनी दुखी नींद का सामना करती है। तियान युआन सिटी के बाहर हानशान मंदिर, आधी रात की घंटियां यात्रा करने वाले के नौक तक पहुंचती हैं। जैसे ही अंतिम शब्द नौक गिरा, पूरा स्थान मृत शांति में डूब गया। इस समय हर कोई पूरी तरह से कविता के कलात्मक भाव में डूब गया। कलात्मक भाव क्या है? यही तो कलात्मक भाव है। बिल्कुल, मैं आपके लिए चैप्टर 47 का अनुवाद हिंदी में शब्द दर शब्द कर दूंगा। यहाँ है अनुवाद। अध्याय 47। ये नाटक करने से बेहतर है। लियू शी अकेली नाव पर खड़ी थी, जैसे उसकी आंखों के सामने का दृश्य बदल गया हो। एक शांत झील, पानी पर चांद की रोशनी बिखरी हुई, कभी कभार कौवे की कर्कश आवाज सुनाई देती थी। तट पर कई मेपल के पेड़ थे और झील के बीच में एक छोटी नाव धीरे धीरे तैर रही थी, जिस पर एक टिमटिमाती मोमबत्ती जली हुई थी। ज्यादा दूर नहीं एक मंदिर था और मंदिर की घंटियों की मधुर गूंज इस खूबसूरत नज़ारे में घुली हुई थी। बहुत अच्छा। प्रतिक्रिया देने के बाद लियू शी अनायास ही यह कह बैठी। इसके बाद तट पर मौजूद सभी लोग खुश हुए। सभी ने उस कविता की अत्यधिक सुंदर और शांत कलात्मक अभिव्यक्ति की प्रशंसा की, जिससे लोग खुद को खो देने के लिए मजबूर हो गए। आओ चेंग की आंखों में एक झलक हैरानी की चमक आए। वह एक महान अनपढ़ था और स्वाभाविक रूप से नहीं जानता था कि इन कविताओं में किस प्रकार की कलात्मक अभिव्यक्ति है, लेकिन आसपास के भीड़ और सेंटेस की प्रतिक्रिया देखकर ये कविता ऐसा स्तर की थी जो सदियों तक याद रखी जाएगी। फौरन आओ चेंग ने अनायास ही जियांग शियाओबाई की ओर देखा, पूरी तरह स्तब्ध। न केवल जियांग शियाओबाई कविता में माहिर था, बल्कि वह इतनी सारी सदियों तक याद रखी जाने वाली कविताएं इतनी सहजता से पढ़ सकता था। ध्यान देने वाली बात है कि जियांग शियाओबाई ने पहले आओ चेंग को कम से कम 7 या 8 प्राचीन कविताएं सुनाई थीं। अगर जियांग शियाओबाई आओ चेंग के दिल में हुई इस हैरानी को जानता तो वह बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता और शायद और भी कुछ कविताएं पढ़ देता। इस समय सभी लोग आओ चेंग की साहित्यिक प्रतिभा से पूरी तरह प्रभावित थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ड्रैगन वैली सिटी के कुख्यात यंग मास्टर में इतनी साहित्यिक प्रतिभा हो सकती है। सच में, अगर मैंने आज अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो आप मुझे मार सकते थे और मुझे विश्वास नहीं होता कि आओ चेंग, जो दिन भर खाने पीने और खेलने में बिताता है, वास्तव में इतना अद्भुत है। क्या ये हो सकता है कि यंग मास्टर आओ चेंग हमेशा अत्यधिक साधना वाला व्यक्ति रहा हो, केवल कम प्रोफाइल बनाए रखता हो और दूसरों से छुपा रहा हो? ये निश्चित है, ऐसा ही होगा, अन्यथा वह इतनी अच्छी कविता कैसे लिख सकता? तट पर भीड़ के बीच विस्मयादिबोधक प्रतिक्रिया लगातार हो रही थी और कई लोग पहले आओ चेंग के प्रति अपने उपेक्षा और तिरस्कार के लिए अपराधबोध महसूस कर रहे थे। वे वास्तव में आओ चेंग को गलत समझ बैठे थे। हालांकि लियू यूहिंग और आओ फोंग अन्य लोगों में जैसे उन्होंने कुछ गंदा खा लिया हो, वे आओ चेंग का चरित्र सबसे अच्छी तरह जानते थे। यह असंभव है। इसी समय लियू यूहिंग अचानक चिल्लाया, आओ चेंग निश्चित रूप से धोखा दे रहा है। उसकी साहित्यिक प्रतिभा बिल्कुल नहीं है, वह पूरी तरह अनपढ़ है। ठीक है। लियू यूहिंग कुछ हद तक घबराया हुआ था। वह सार्वजनिक रूप से आओ चेंग के छल की पोल खोलना चाहता था ताकि सभी जान सकें कि वह वास्तव में क्या है। लेकिन बहुत कम लोगों ने उसकी बात पर ध्यान दिया। क्या आप मजाक कर रहे हैं? भीड़ में से कौन नहीं सुना कि आओ चेंग ने पहले कविताएं पढ़ी थीं? अगर अत्यधिक साहित्यिक प्रतिभा नहीं होती तो कौन इतनी अच्छी कविता लिख सकता? वर्तमान युग के सबसे महान साहित्यिक व्यक्ति भी इसके अलावा कुछ नहीं हैं। इसके अलावा अगर आओ चेंग वास्तव में धोखा दे रहा होता तो जो व्यक्ति उसके लिए ये कविता लिखी है वह स्वयं क्यों सामने नहीं आता? ये जानना जरूरी है कि यह केवल संत के करीब पहुंचने का एकमात्र मौका था। कौन इसे छोड़ना चाहता? वह सही कह रहा है। लेकिन इस समय आओ चेंग ने अचानक बोल दिया। जैसे ही ये शब्द निकले, पूरी जगह में हलचल मच गई और सभी चकित रह गए। लियू शी की आंखों में गुस्सा झलक आया। क्या उसने वास्तव में धोखा दिया? असल में मेरी साहित्यिक प्रतिभा बिल्कुल अच्छी नहीं है। ये केवल भावनाओं को दृश्य के माध्यम से व्यक्त करना है और यह संभवतः आपकी नज़र में नहीं आएगा, सेंटेस। आओ चेंग ने सिर हिलाया और कड़वा हंसते हुए कहा, सेंटेस के कानों को गंदा करने के लिए माफ़ करें। उसका रूप ऐसा था जैसे वह हजारों लोगों द्वारा दोषारोपित होने के बाद हतोत्साहित और बहस करने के मूड में न हो। उसका कंगाल सा शरीर दयनीय दिख रहा था। इसके पास खड़ा जियांग शियाओबाई लगभग गाली निकाल ही डालता।
हे भगवान, यह अभिनय तो सच में कुछ कमाल का है। आओ चेंग के बोलने के बाद सभी ने अंततः समझ लिया कि आओ चेंग खुद को प्रकट नहीं कर रहा था, बल्कि केवल उन लोगों के सामने अपनी असमर्थता महसूस कर रहा था जो उसे हल्के में लेते थे और उसके प्रति पूर्वाग्रह रखते थे। तुरंत उस अकेली नाव से एक ठंडी आभा फैली, जैसे आसपास का तापमान काफी गिर गया हो। ये केवल आभा थी, फिर भी सभी के दिलों में बार बार धक्का लगा। ज़ेड इम्मोर्टल सेक्ट सेंटेस की साधना वास्तव में डिस्ट्रैक्शन रियल में थी। सेंटेस, आपको इस व्यक्ति से धोखा नहीं होना चाहिए, वह पूरी तरह अनपढ़ है और कुछ नहीं जानता। लियू यूहिंग जल्दबाजी में समझाने लगा, लेकिन लियू शी ने ठंडी हंसी के साथ कहा, चुप रहो। सभी ने भय आओ की साहित्यिक प्रतिभा देखी है। अगर उसे अनपढ़ कहा जाए तो फिर तुम क्या हो? या क्या तुम कह रहे हो कि तुम इन दो कविताओं से बेहतर कुछ लिख सकते हो? तुरंत लियू यूहिंग बेबात रह गया, उसका चेहरा सुअर के जिगर जैसा लाल हो गया, जैसे वह कोई सुरंग खोजकर उसमें छिप जाना चाहता हो। इस बार उसने वास्तव में खुद को मूर्ख बना लिया था। एक और ठंडी हंसी के साथ लियू शी को लगा कि सिर्फ अपना गुस्सा निकालना पर्याप्त नहीं है और वह फिर बोलने वाली थी कि आओ चेंग जल्दी से हाथ हिलाकर बोला, सेंटेस, मेरे जैसी किसी के लिए गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं केवल साधारण प्रतिभा और ज्ञान वाला हूँ, इसलिए अब आपको और परेशान नहीं करूँगा। इतना कहकर आओ चेंग मुड़कर जाने ही वाला था। रुको, लियू शी ने जल्दी से पुकारा, इस दुनिया में हजारों पूर्वाग्रह हैं, फेलो डाओइस्ट आओ चेंग, तुम्हें उनकी परवाह करने की ज़रूरत नहीं। वे लोग बस तुम्हारी साहित्यिक प्रतिभा को नहीं समझते। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि फेलो डाओइस्ट आओ चेंग के पास मेरी नाव पर आकर बात करने का समय है? जैसे ही ये शब्द निकले, लियू यूहिंग इतना गुस्से में था कि उसे खून उगलने का मन कर रहा था। कहा जा सकता है कि जितना उसने पहले आओ चेंग की तिरस्कार की थी, उतना ही अपमान उसे अब महसूस हुआ। वह अब चाहता था कि आओ चेंग मर जाए। हालांकि सेंटेस पहले ही उससे नाराज हो चुकी थी। अगर उसने इस समय फिर कुछ कहा तो सेंटेस के साथ उसकी छवि पूरी तरह बुरी हो जाएगी और वह उसे पाने की उम्मीद छोड़ सकता है। इसलिए लियू यूहिंग और अन्य लोग केवल अपने गुस्से को दबा सकते थे। उनकी आंखें लाल हो चुकी थीं और वे देखते रहे कि आओ चेंग धीरे धीरे लियू शी की छोटी नाव की ओर उड़ता हुआ जा रहा है। हालांकि आसपास के लोग भी असहज थे। उन्होंने समझ लिया कि आओ चेंग की दिखाई गई साहित्यिक प्रतिभा कुछ ऐसी है जिसे वे अपनी पूरी कोशिश करके भी नहीं पकड़ सकते, इसलिए उन्हें इसे स्वीकार करना पड़ा। जियांग शियाओबाई ने भी राहत की सांस ली। शुक्र है आओ चेंग ने पहले ज्यादा नहीं किया, नहीं तो अगर उसका खुद का मिशन पूरा नहीं होता तो वह सच में खून थूक देता। बधाई हो होस्ट, मिशन पूरा हो गया। 1 सदी की साधना का श्रेय मिला। जैसे ही सिस्टम की मधुर आवाज़ उसके दिमाग में आई, जियांग शियाओबाई ने अपने पूरे शरीर में अवर्णनीय आराम महसूस किया। विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा उसके दांतियान में प्रवाहित हुई और वो साधना की जंजीरों को, जिसने सैकड़ों वर्षों तक अनगिनत साधकों को परेशान किया, अब आसानी से तोड़ दिया। जल्द ही जियांग शियाओबाई ने नेसेंट सोल स्टेज के शिखर तक अपनी साधना की ताकत प्राप्त कर ली। 1 सदी की साधना उसके जन्मजात दाव बॉडी के साथ भयानक रूप से शक्तिशाली थी। जियांग शियाओबाई की साधना की गति असाधारण रूप से तेज थी। आखिरकार अगर यह सदी किसी और पर होती तो जरूरी नहीं कि वे जंजीरों को तोड़कर सफलता प्राप्त कर पाते। मध्य झील में तैरती छोटी नाव को देखते हुए जियांग शियाओबाई नहीं जानता था कि आओ चेंग इस समय क्या सोच रहा था। वह केवल इतना जानता था कि उसे खुद बहुत अच्छा लग रहा था और बस यही पर्याप्त था। अपनी शक्ति में वृद्धि के साथ उसकी सुरक्षा की भावना फिर से काफी बढ़ गई। इस बार उसने फिर से पूरी फसल हासिल की। जियांग शियाओबाई ने अचानक महसूस किया कि आओ चेंग उसका लकी स्टार है और उसके साथ रहने से निश्चित रूप से कई लाभ होंगे। बिल्कुल, यहाँ मैं आपके दिए हुए चैप्टर 48 का हिंदी अनुवाद पेश कर रहा हूँ। अध्याय 48, रवैया बदलना। हालांकि आओ चेंग झील के केंद्र में लियू शी के साथ गया। लियू शी जेड इमोर्टल सेक्ट की संत थी, इसलिए वह नहीं जाएंगी और पीछे की 2 बड़ी नौकाओं पर मौजूद शिष्य भी संत को छोड़कर वापस नहीं जाएंगे। वे अभी भी दूर से तट पर खड़े लोगों से बोल सकते थे और जिन्होंने पहले कुछ कविताएं बनाई थीं, भले ही वे आओ चेंग की 2 कविताओं जितनी शानदार न हो, फिर भी वे काफ़ी प्रतिभाशाली थीं, इसलिए उन्हें बड़ी नाव में आमंत्रित किया गया ताकि वे जेड इमोर्टल सेक्ट की कई महिला शिष्यों के साथ बातचीत और मजाक कर सकें। आसपास के लोग ईर्ष्या से देख रहे थे। जियांग शियाओबाई भी काफ़ी ईर्ष्यालु था, खासकर क्योंकि आओ चेंग द्वारा पढ़ाई गई कविताएं उसके ही द्वारा सिखाई गई थीं। हालांकि कुछ क्षणों के लिए सुंदर महिलाओं के साथ बातचीत करना असाधारण नहीं था, और जब उसके सामने जेड इमोर्टल सेक्ट की महिला शिष्य और 100 साल की साधना का विकल्प था, तो जियांग शियाओबाई बिना झिझक 100 साल की साधना चुनेंगे। क्या आप मजाक कर रहे हैं? केवल तभी कोई सच में मजबूत होता है जब वह स्वयं मजबूत हो। जियांग शियाओबाई इतना मूर्ख नहीं था कि वह केवल निचले अंग से सोचें। और भी ड्रैगन वैली में एक भयंकर महिला ड्रैगन थी।
आओयान को जीतने से पहले जियांग शियाओबाई बिल्कुल भी गड़बड़ी करने की हिम्मत नहीं करेगा। उसे डर था कि उसे मार दिया जाएगा और यह बेहद डरावना होगा। बड़ी नाव से महिलाओं की लगातार मधुर हंसी सुनते हुए जियांग शियाओबाई एक बड़े पत्थर पर लेट गया। शॉपकीपर कियान डाबो द्वारा दी गई जेड स्लिप को पलटते हुए आओचेंग के लौटने का इंतजार करने लगा। वैसे भी उसका केवल ये काम था कि आओचेंग का परीक्षण पास कराना और उसे नाव पर बैठाना। कि वह नाव पर बैठने के बाद सामने आ जाए या नहीं, यह उसकी चिंता का विषय नहीं था। कुछ ही समय में छोटी नाव तट पर आए और आओचेंग मुस्कुराते हुए नाव से उतरा, जैसे वह बस वसंत की हवा में नहा रहा हो। आज फेलो दाओइस्ट आओचेंग के साथ इस विनिमय के बाद इस विनम्र ने बहुत लाभ उठाया है। छोटी नाव पर लियूशी ने घूंघट पहनकर मुस्कुराते हुए कहा, यंग मास्टर आओचेंग, क्या आप फिर 3 महीने में आएंगे? शायद, आओचेंग ने उदासीनता से कहा। ये देखकर लियूशी ने सिर हिलाया और फिर कुछ नहीं कहा, फिर धीरे से हाथ हिलाया और छोटी नाव जेड इम्मोर्टल सेक्ट की अन्य महिला शिष्यों की ओर चली गई। जल्द ही जेड इम्मोर्टल सेक्ट का यात्रा भौतिक जगत में समाप्त हो गया और बड़ी और छोटी नावें साथ साथ वापस लौट आईं। जियांग शियाओबाई ने यह भी देखा कि लियूशी छोटी नाव पर खड़ी होकर लगातार आओचेंग को देख रही थी जब तक कि नाव पूरी तरह से गायब नहीं हो गई। जब आओचेंग ने पुष्टि कर ली कि लियूशी चली गई तो वह तुरंत जोर से हंस पड़ा। हा, मुझे कभी नहीं लगा कि आज मैं संत लियूशी की छोटी नाव पर बैठ पाऊंगा। जियांग शियाओबाई, ऐसा लगता है कि यंग मास्टर ने आपको यहाँ लाने का बहुत बुद्धिमानी भरा निर्णय लिया। आओचेंग ने चमकती आंखों से जियांग शियाओबाई की ओर देखा। उसके इतने करीब बातचीत करने का अवसर शायद मुझे ही मिला है ना? जियांग शियाओबाई ने आंखें घुमाईं। अधिक आत्मविश्वास मत दिखाओ। हे, स्वाभाविक है, लेकिन सच कहूं तो आज मैंने लियूशी का असली रूप देखा। जैसा तुमने कहा था कि उसके दांत या चेहरा खराब है, वैसा कुछ नहीं था। वह बेहद सुंदर थी, मेरी बहन जितनी। आओचेंग हंसते हुए बोला। हालांकि आओचेंग की मुस्कान जल्दी ही भयंकर हो गई। इससे पहले कुछ अनजान लोग उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित करने की हिम्मत कर चुके थे। आओचेंग इसे कैसे भूल सकता था? यंग मास्टर के हमेशा कोई दुश्मन नहीं रहते, क्योंकि किसी भी दुश्मनी का निपटारा तुरंत कर दिया जाता है। आओचेंग ने ठंडे स्वर में हंसा और पास ही आओफैंग की ओर सीधे देखा। आओफोंग ने आओचेंग की दृष्टि महसूस की और उसका शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। उसे पता था कि उसे अब तुरंत भागना होगा। अगर उसने नहीं भागा तो कुछ भी हो सकता था। आओफोंग ने कभी नहीं सोचा था कि आज आओचेंग 50,000 स्पिरिट स्टोन्स के बदले उसे गंभीर रूप से अपमानित करने का मौका इस्तेमाल करेगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वह केवल मुर्गी चोरी करने की कोशिश में चावल खो देने जैसा है। आओफोंग को अच्छे से पता था कि आओचेंग बहुत ही बदला लेने वाला व्यक्ति है। अब जब दूसरा पक्ष खुश था तो वह निश्चित रूप से परेशानी करेगा। भागो! समझते ही आओफोंग तुरंत अपने पास खड़े लोगों को चिल्लाया और पहले ही घूमकर भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन आओचेंग उसे यह मौका नहीं देगा और उसने किसी अज्ञात विधि का उपयोग किया, क्योंकि पलक झपकते ही वह आओफोंग के सामने था। भाग क्यों रहे हो? क्या तुम अभी तक इतने घमंडी और अहंकारी थे? आओचेंग ने ठंडे स्वर में कहा और उसके हाथ में कांटे वाला क्लब था। उसके क्रूर और भारी रूप को देखकर आओफोंग का शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगा और उसके पैर भी कमजोर पड़ गए। अभी मजा आया ना? जैसा तुम्हें पहले मजा आया, अब उतनी ही बुरी हालत होगी। ये लो, आओचेंग ने ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा और उसका क्लब आओफोंग के सिर की ओर गिरा। तुरंत दोनों के बीच एक अराजक लड़ाई शुरू हो गई और यह स्पष्ट था कि आओफोंग आओचेंग का मुकाबला नहीं कर सकता। आओफोंग के साथ रहने वाले लोग सभी ड्रैगन वैली के गार्ड थे। भले ही वे बहादुर और मजबूत हों, फिर भी वे आओचेंग पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे। ये किसी प्रकार से आत्मघाती कदम के समान था। 1 मिनट से भी कम समय में आओफोंग ने विरोध करने की क्षमता खो दी और आओचेंग द्वारा जमीन पर दबा दिया गया। आओचेंग तुरंत लियू युएंग की ओर भागा। बाद वाला अभी भी सदमे में था कि आओचेंग ने वास्तव में संत का परीक्षण पास कर लिया और प्रतिक्रिया देने से पहले ही उसे पीटा। जो अन्य जैद चेहरे वाला युवक पहले चिल्ला रहा और मजाक कर रहा था, वह पहले ही गायब हो चुका था। कुछ क्षण बाद आओचेंग ने लियू युएंग के सिर पर पैर रखा, चेहरे पर भयंकर मुस्कान। यंग मास्टर के सामने अहंकारी होने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। क्या अब तुम समर्पण करोगे? आओचेंग ने तंज भरे स्वर में कहा। नहीं। जमीन पर दबा लियू युएंग शर्म से भरा था, लेकिन वह मुक्त नहीं हो सकता था, इसलिए इस समय केवल शब्दों से आओचेंग का अपमान करता रहा। परिणामस्वरूप उसे और पीटा गया। जियांग शियाओबाई, जो पास से ये सब देख रहा था, ने सिर हिलाया और आओचेंग से दूर से चिल्लाया, ज्यादा मत मारो। 2 मार पर्याप्त हैं। सबकी हैरानी के लिए जब जियांग शियाओबाई ने यह कहा, तब आओचेंग, जो किसी को पीट रहा था, ने तुरंत रुक गया। यह अत्यंत असामान्य स्थिति थी। सभी जानते थे कि केवल आओयान ही आओचेंग को नियंत्रित कर सकता था। कभी कभी उसका पिता आओवान भी ऐसा नहीं कर पाते। लेकिन अब आओचेंग किसी ची रिफाइनमेंट स्टेज वाले व्यक्ति की बात सुन रहा था।
आओ चेंग ने ताली बजाई, ठंडे स्वर में हंसा और जमीन पर पड़े लियू यूहेन की ओर देखा। इस बार मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ। अगर तुम फिर से यंग मास्टर के सामने उछलो तो मैं तुम्हारे पैर तोड़ने की गारंटी देता हूँ। ये कहते हुए आओ चेंग अपनी अद्वितीय घमंड भरी चाल में जियांग शियाओबाई की ओर बढ़ा, कंधे पर हाथ डालकर जैसे भाई भाई के रूप में धीरे धीरे चला। दर्शकों ने यहाँ तक देखा कि जियांग शियाओबाई ने अधैर्य से आओ चेंग के हाथ को हटा दिया और आओ चेंग केवल शर्मीली मुस्कान के साथ बिना किसी अप्रसन्नता के मुस्कुराया। कुछ समय के लिए सब हैरान रह गए, यहाँ तक कि आओ चेंग जो अनपढ़ था आज इतनी भयानक साहित्यिक प्रतिभा कैसे रख सकता है। केवल आओ चेंग का जियांग शियाओबाई के प्रति रवैया ही लोगों को बहुत अजीब लग रहा था। दोनों की छवियों को देखते हुए लोग लंबे समय तक सदमे में रहे। बिल्कुल, यहाँ चैप्टर 49 का हिंदी अनुवाद है। ड्रैगन वैली लौटते हुए आओ चेंग का उत्साहित और आत्ममुग्ध चेहरा अब काफी शांत हो गया था और उसका जियांग की तरफ नफरत भरी नजरें अब पहले जैसी नहीं थीं। जो लोग आओ चेंग को अच्छी तरह जानते थे वे जानते थे कि उसने पूरी तरह से जियांग को मान्यता दे दी थी। ऐसे लोग बहुत कम थे, लगभग नहीं के बराबर, जो यंग मास्टर आओ चेंग का ध्यान अपनी ओर खींच सकते थे, और जियांग निश्चित रूप से वही था जिसे आओ चेंग ने सबसे ज्यादा स्वीकार किया। पिछले 5 लोटस माउंटेन पर जियांग की बड़ी उपलब्धि को छोड़कर आज की घटनाओं ने आओ चेंग को पूरी तरह से यकीन दिला दिया। जेड इमॉर्टल सेक्ट की सेंट एस लियू शी, जिसे हजारों प्रतिभाशाली लोग जीत नहीं पाए थे, उसे जियांग ने सिर्फ 2 कविताओं से जीत लिया। जियांग, मैं आओ चेंग अपनी जिंदगी में ज्यादा लोगों की प्रशंसा नहीं करता। तुम ही एक हो जिनकी साधना मुझसे कम है, फिर भी तुम मुझे भाई कह सकते हो, आओ चेंग ने जियांग से अर्थपूर्ण अंदाज में कहा। लेकिन उसने देखा कि जियांग कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा और उसकी नज़रें कुछ हिचकिचाई हुई थीं। तुम नहीं जानते कि आभारी कैसे होना है। यह क्या नज़र है? क्या तुम यंग मास्टर को कम समझ रहे हो? आओ चेंग तुरंत नाखुश हो गया। जैसे ही वह फिर कुछ कहने वाला था, अचानक पीछे से एक ठंडी आवाज आई। भाई भाई कह रहे हो? हाँ। आओ ठंडी मुस्कान के साथ आओ चेंग को घूर रही थी। आओ चेंग झिझकते हुए सिर घुमाया और चेहरे पर चमकती मुस्कान लाई। ओह ओह ओह, कान मत मोड़ो, दर्द हो रहा है। आओ एक हाथ से आओ चेंग का कान खींच रही थी और दूसरी नज़रें जियांग पर ठंडी थीं। अगर मैं कभी जान गई कि तुम आओ चेंग को फिर से बाहर घुमाने ले जाओगे तो मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगी। जियांग, कृपया सही समझो, बाहर घुमाने वाला तो आओ चेंग ही था। इस समय जियांग वास्तव में आओ को अपनी बात समझाना चाहता था, लेकिन आओ की घातक नज़र देखते हुए उसने अपनी सारी बातें अंदर ही बंद रखीं। उसने महसूस किया कि अगर वह एक शब्द भी बोले तो आओ निश्चित रूप से उसे मार देगी। आओ चेंग को कड़ी सजा देने के बाद आओ ने आखिरकार उसे छोड़ दिया और जियांग के साथ अपने कमरे में चली गई। आंगन का दरवाजा खोलते हुए चांदनी में आओ ने जियांग की तरफ ठंडी नज़रों से देखा। चूंकि तुमने साधना की राह पर कदम रखा है तो ठीक से साधना करो। अगर तुम दिन भर आलसी रहोगे तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि पहाड़ से नीचे जाकर साधारण जीवन जियो। जियांग जैसे किसी गलत काम करने वाले बच्चे की तरह सिर झुकाकर खड़ा रहा और बोलने की हिम्मत नहीं की। उसे ऐसा देखते हुए और एंशिएंट क्लैन के आने की सोचते हुए आओ का मन भारी हो गया। अपने भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए उसने गहरी सांस ली और निराशा भरी नज़रों से जियांग को घूरते हुए अपने कमरे में चली गई। जियांग अंदर नहीं गया, बल्कि आंगन में बैठकर अपने लिए चाय बनाने लगा। उसने दिन के लाभों के बारे में ध्यान से सोचा और उसके चेहरे पर एक उत्साहित मुस्कान आ गई। अब उसकी शक्ति नासेंट सोल स्टेज के शिखर तक पहुंच चुकी थी। सामान्य साधना के अनुसार अगला कदम आउट ऑफ बॉडी स्टेज में प्रवेश करना था, लेकिन जियांग जानता था कि एक छिपा हुआ चौथा स्तर भी है, ग्रेट परफेक्शन, और अब तक की सारी साधना उसे जबरदस्ती ग्रेट परफेक्शन स्तर तक ले गई थी। इससे उसकी लड़ाई की क्षमता सहपाठियों के बीच बेहद भयावह हो गई थी। अगर व्यवहारिक लड़ाई का अनुभव और युद्ध तकनीकें होती तो उसकी शक्ति अभी से कहीं अधिक होती, और लड़ाई का अनुभव पाने के लिए केवल वास्तविक मुकाबलों पर निर्भर रहना बहुत देर हो सकता था। उसे साधना के पुरस्कार हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास करना पड़ता। अब जब उसकी शक्ति काफ़ी बढ़ चुकी थी, कहा जा सकता है कि उसका जीवन अब और कठिन हो गया है। बाहर जाकर स्पिरिचुअल स्टोन माइन खोजने का विषय, जो वह पहले सोच रहा था, अब जरूरी हो गया था, विशेषकर जब वह जानता था कि वहाँ बड़ी खतरा इंतजार कर रहा है। फिर जियांग ने सिर हिलाया और इन बातों के बारे में सोचना बंद कर दिया। वह आंगन में बैठकर शॉपकीपर की आंडाबो द्वारा दिया गया जेड स्लिप निकालकर पढ़ने लगा। कहीं लाखों मील दूर एक गुप्त क्षेत्र में एक गरिमा में युवक धीरे धीरे अपनी गुफा से बाहर आया। बाहर पहले से ही लोग खड़े थे। यंग मास्टर, अब ड्रैगन वैली जाने का समय है, एक बुजुर्ग जो नौकर जैसा लगता था सम्मानपूर्वक बोला। युवक का चेहरा उदासीन था, उसने हल्का सा सिर हिलाया। यही गूबी था, एंशिएंट क्लैन का सबसे प्रतिभाशाली और उच्चतम यंग मास्टर। इस समय एंशिएंट क्लैन के अन्य उच्च अधिकारियों का एक समूह भी पहुंचा।
इस बार ड्रैगन वैली जाते समय उन पुराने ड्रैगन से निपटने में झिझक मत करना। अगर वे नहीं मानेंगे तो सीधे युद्ध कर दो, एक मध्य आयु वर्ग के व्यक्ति ने ठंडे स्वर में कहा। ये धत्तू ड्रैगन वैली, उन्होंने हमारे एंशिएंट क्लैन के साथ विवाह गठबंधन के लिए सहमति दी, पर महत्वपूर्ण समय पर उन्होंने ऐसा किया। ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने हमारे एंशिएंट क्लैन का अपमान किया। यह असहनीय है। क्या ड्रैगन वैली सच में 10,000 साल पहले जैसी ताकतवर सोचते हैं? गूबी ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए कहा, टेंथ एल्डर, ड्रैगन वैली से युद्ध करना सबसे समझदारी भरा कदम नहीं होगा। तुम्हारी सोच ये साबित करती है कि हमने तुम्हें गलत तरीके से प्रशिक्षित नहीं किया। हालांकि ड्रैगन वैली से युद्ध अनौपयुक्त है, लेकिन तुम्हें उनसे डरने की जरूरत नहीं है, समझे? ग्रैंड एल्डर ने सौम्य स्वर में कहा। गूबी ने सिर हिलाया और फिर एल्डर्स ने अंतिम निर्देश दिए और गूबी और उसके समूह को रवाना होते देखा। दोनों कबीले लाखों मील दूर थे। भले ही वे रोजाना टेलीपोर्टेशन अरे का उपयोग करें, वहां पहुंचने में 10 दिन से अधिक लगेंगे। यात्रा की थकान का अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन गूबी के लिए एंशिएंट क्लैन का सबसे उत्कृष्ट यंग मैन ये कुछ भी नहीं था। गूबी के माता पिता का निधन उसके बचपन में हो गया था और उसने विशाल एंशिएंट क्लैन में अकेले संघर्ष किया जब तक कि उसने अपने शरीर में चीका मार्ग नहीं खोला। धीरे धीरे वह सबसे निचले स्तर के शिष्य से अपने वर्तमान दर्जे तक पहुंच गया। उसने जो संघर्ष और पीड़ा झेली उसे केवल वही जानता था। ड्रैगन वैली की ओर देखते हुए गूबी की आंखों में गंभीरता की झलक थी। वह इतनी मेहनत करके ऊपर पहुंचा, क्या यह बेहतर जीवन और संसाधनों के लिए नहीं था? आयान, उसे वह पाने की दृढ़ इच्छा थी। सुबह जल्दी जिंग नूब अपने कमरे से बाहर निकला। नाश्ता करने के बाद वह जल्दी से ड्रैगन हॉल गया। हाकिंग पिल को परिष्कृत करने में कुछ समय और प्रयास लगाने के बाद जिंग नूब ड्रैगन हॉल से बाहर निकला और थर्ड एल्डर के निवास पर गया। एक रात की सोच विचार के बाद जिंग नूब ने तय कर लिया था कि उसे बाहर जाकर स्पिरिचुअल स्टोन माइन खोजना होगा, चाहे वह न मिले तब भी उसे कोशिश करनी होगी। वह बस बैठकर मरने का इंतजार नहीं कर सकता था। एंशिएंट क्लैन वाले जल्द ही आ रहे थे। उनके आगमन पर वे निश्चित रूप से उसके आयान से विवाह पर क्रोधित होंगे। जीवित रहने के लिए उसे अपनी ओर से कोई ताकत या साधन रखना होगा। तुम्हारी साधना हाल ही में कैसी रही? थर्ड एल्डर अब भी अपनी आरामदेह कुर्सी पर लेटा हुआ था। जिंग नूब मुस्कुराया, पहले कदम बढ़ाया और थर्ड एल्डर को बाहर से लाई अच्छी शराब की बोतल दी। साधना के विषय में कुछ नहीं कहा। ये फिर वही तरीका है। इस बार क्या है? थर्ड एल्डर ने अप्रसन्न होकर हंसते हुए कहा, लेकिन जिंग नूब के हाथ से शराब का ढक्कन लिया और एक बड़ा घूंट पी लिया। जिंग नूब मुस्कुराया, थर्ड एल्डर, मुझे जल्द ही पहाड़ से नीचे जाना है। कुछ दिन लग सकते हैं। मैं सिर्फ आपको बता देने आया कि आप मुझे ढूंढने की चिंता न करें। बिल्कुल, मैंने आपके द्वारा दिए गए चैप्टर 50 का हिंदी में अनुवाद तैयार किया है। यहाँ है चैप्टर 50, उतार चढ़ाव। तीसरे एल्डर ने जियांग शाओबाई की तरफ हैरानी से देखा। तुम इतनी देर तक बाहर क्यों रहने का प्लान बना रहे हो? क्या तुम 2 बार बाहर जाने के बाद अपना मन विचलित कर बैठे हो? ये तुम्हारी साधना के लिए अच्छा संकेत नहीं है। साधक को कभी भी अन्य चीज़ों में लिप्त नहीं होना चाहिए। अपनी साधना को सुधारना सबसे महत्वपूर्ण है। हाँ, मैं वादा करता हूँ कि इस बार लौटने के बाद मैं पूरी लगन से साधना करूँगा, ऐसी कि तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं सफलता नहीं प्राप्त कर लेता। जियांग शाओबाई ने जल्दी से मुस्कुराते हुए कहा, यह नहीं बताता कि वह नीचे जाने क्यों चाहता है। तीसरे एल्डर ऐसे मामलों में ज़्यादा सवाल नहीं करेंगे, क्योंकि हर किसी की अपनी रहस्य होती है। फिर भी जियांग शाओबाई का उनसे जाकर पहले अनुमति लेना यह साबित करता था कि वह उनका सम्मान करता है। ये समझते हुए तीसरे एल्डर को आपत्ति नहीं हुई। इसे ले लो, यह एक किया न्युआन ताबीज़ है जो नासेंट सोल स्टेज के साधक के हमले की पूरी शक्ति को छोड़ सकता है। अगर तुम किसी परेशानी में पड़ो, इसे उसका निवारण करने के लिए इस्तेमाल करो। तीसरे एल्डर के हाथ में 3 ताबीज़ देखकर जियांग शाओबाई को लगा कि उसकी मेहनत व्यर्थ नहीं गई। तीसरे एल्डर ने आखिरकार उसे मान्यता दे दी थी। जियांग शाओबाई के चेहरे पर तुरंत कृतज्ञता और उत्साह की झलक आ गई। धन्यवाद तीसरे एल्डर। यहाँ मुझे चापलूसी मत करो, इस बूढ़े पर असर नहीं चलता। जल्दी जाओ, तुम्हें देखकर मेरी झल्लाहट बढ़ती है, तीसरे एल्डर ने बड़बड़ाते हुए कहा। जियांग शाओबाई मुस्कुराया और फिर निकल पड़ा। तीसरे एल्डर के निवास से बाहर निकलकर जियांग शाओबाई सीधे ड्रैगन वैली के मुख्य प्रवेश द्वार की ओर बढ़ा। आयान के टोकन के कारण उसे ड्रैगन वैली में आने जाने में कोई समस्या नहीं थी। बाहर आने के बाद जियांग शाओबाई तुरंत लापरवाही नहीं बरतता। उसने 1 घंटे से अधिक समय तक धीरे धीरे सड़क पर चलकर अपने आसपास की स्थिति की जांच की। जब उसने पुष्टि की कि कोई उसे नहीं देख रहा, तो उसने तुरंत एस्केप का उपयोग करके जमीन के भीतर प्रवेश किया। अपने नासेंट सोल स्टेज की चरम साधना को पूरी तरह से उजागर करते हुए वह तेजी से पूर्व की ओर बढ़ा। हजारों ली जमीन के भीतर यात्रा करने के बाद जियांग शाओबाई अंततः जमीन से बाहर आया। काला चोगा पहन लिया, काली लोहे की मास्क पहन ली
और हवा में उड़ने लगा, हालांकि उसने अपनी आभा को प्रकट नहीं किया। नासेंट सोल के क्षेत्र में पहुंचकर कोई भी आकाश में उड़ सकता था। ये जियांग शाओबाई की पहली बार थी जब वह खुद से उड़ रहा था, और इसका अनुभव अत्यंत रोमांचक था। थोड़ी देर हवा में उड़ते हुए जियांग शाओबाई को अचानक एक विचार आया। शॉर्ट फ्लाइट, यह अनगिनत लोगों का सपना था। तलवार पर उड़ते हुए आकाश में घूमना। जियांग शाओबाई अपने पिछले जीवन में बच्चा होने के समय अक्सर इसका सपना देखा करता था। जैसे ही उसने सोचा, उसने अपनी प्राप्त आत्मा खजाना लंबी तलवार जेनेसिस स्पेस से निकाली, फिर स्टाइलिश तरीके से तलवार को हवा में फेंका और साथ ही कूद लगाकर तलवार पर खड़ा होने की कोशिश की। फिर धम, यह क्या है, मैं क्यों नहीं उड़ पा रहा। जियांग शाओबाई जमीन पर बैठ गया, उसका चेहरा हैरानी से भरा था। उसने अभी अभी तलवार के चारों ओर अपनी आध्यात्मिक शक्ति लपेटने की कोशिश की, जैसे तीसरे एल्डर और अन्य लोग उसे अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उड़ाते हैं, लेकिन वह सफल रहा। सिर खुजाते हुए जियांग शाओबाई जमीन से उठकर तलवार के साथ संघर्ष करने लगा। 1 घंटे बाद उसने हार मान ली। शैतान, वे मुझे लेकर उड़ सकते हैं, लेकिन मैं तलवार लेकर उड़ नहीं सकता। जियांग शाओबाई का हृदय टूट गया। वह उड़ सकता था, उसके पास दिव्य तलवार युवानहोंग, एक प्राप्त आत्मा खजाना भी थी, फिर भी वह इसके साथ उड़ नहीं सकता था। यह अनुभव बेहद कष्टकारी था। हालांकि समय सीमित था, इसलिए जियांग शाओबाई आगे संघर्ष करने की हिम्मत नहीं कर सका। उसने केवल खजाना तलवार को अस्थायी रूप से रख दिया और अपने गंतव्य की ओर तेजी से बढ़ा। पिछले 2 दिनों में उसने लगभग पूरी तरह से जेड स्लिप पढ़ ली थी। हालांकि कई अजीब कहानियां और रोचक तथ्य थे, केवल 3 स्थानों ने जियांग शाओबाई का ध्यान खींचा। इसके अलावा कुछ स्थानों पर आत्मा पत्थर खदान होने की संभावना थी, लेकिन संभावना कम थी और उसके पास सब देखने का समय नहीं था। तियान युआन सिटी के आसपास लाखों ली का क्षेत्र बहुत विशाल था। भले ही वह उड़ता, ड्रैगन वैली से सबसे दूर स्थान तक आने जाने में कम से कम 10 दिन लगते। जल्दी ही जियांग शाओबाई पहले संदिग्ध स्थान पर पहुंचा। जेड स्लिप के अनुसार यहाँ पहले किसी अन्य दुनिया के विशेषज्ञ का गुफा निवास था, और यही कारण था कि आसपास की स्थिति अपेक्षाकृत विशेष थी। उस समय कई असाधारण लोग ये पता लगाने आए कि कोई अयस्क धारा है या नहीं, लेकिन उन्होंने अनगिनत तरीकों का उपयोग किया और फिर भी कुछ नहीं पाया। अंततः हार मान ली। ये स्थान एक छोटा पहाड़ था। जियांग शाओबाई ने आकाश से नीचे उतरते हुए अपनी दिव्य शक्ति को बाहर निकाला और चारों ओर देखा। पहाड़ की तलहटी में गुफा निवास का स्थान था, लेकिन ये जगह 30 साल से विकसित हो चुकी थी और सभी मूल्यवान वस्तुएं हटा दी गई थीं। अब केवल खाली खोल बचा था। गुफा निवास की परवाह किए बिना जियांग शाओबाई ने पृथ्वी शिरा ग्रंथ अर्थवेन स्क्रिप्चर, एक प्राप्त आत्मा खजाना, निकाला। जैसे ही किताब बाहर आई, वह अपने आप हवा में तैरने लगी और उसके पृष्ठ धीरे धीरे पलटने लगे। जियांग शाओबाई ने ध्यान से देखा। उसने देखा कि पृष्ठ एक विशेष पृष्ठ पर रुक गए, फिर एक सुनहरी रोशनी चमकी। अचानक एक वास्तविक समय का नक्शा जियांग शाओबाई के मन में प्रकट हुआ। यह नक्शा एक गहरी भूवैज्ञानिक नक्शा था, जो उसे सतह के नीचे देखने की अनुमति देता था। नक्शे में एक छोटी लाल बिंदु हजारों मीटर नीचे दिख रही थी। जियांग शाओबाई तुरंत उत्साहित हो गया। क्या ये वह जगह है जहां उसने अभी अभी एक अयस्क धारा खोज ली थी जिसे बाहरी लोग नहीं पा सके? उसने तुरंत पृथ्वी शिरा ग्रंथ को रख दिया और सीधे अर्थ एवेजन का उपयोग करके जमीन में प्रवेश किया। बस 10 सेकंड में वह नक्शे पर लाल बिंदु के स्थान पर पहुंच गया। जांच करने पर उसने देखा कि इस स्थान में आत्मा ऊर्जा अत्यधिक समृद्ध थी। वास्तव में यह आत्मा पत्थर खदान जैसा दिख रहा था। जियांग शाओबाई अत्यंत खुश हुआ। अनियमित आकार के आत्मा पत्थर को देखकर उसने सहज रूप से अपना हाथ बढ़ाया उन्हें छूने के लिए। जैसे ही उसका हाथ बड़े आत्मा पत्थर को छूता, पत्थर अचानक काचा आवाज के साथ फट गया और एक सफेद धुआं निकलने लगा। यह इतनी घनी आत्मा ऊर्जा थी कि वह ठोस रूप में प्रकट हो गई। जियांग शाओबाई तुरंत हैरान हो गया। यह क्या हो रहा है? फिर उसने खदान के अन्य हिस्सों का निरीक्षण किया और आखिरकार अचरज की बात पाई कि यह आत्मा पत्थर खदान पहले ही समाप्त हो चुकी थी। समाप्त का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इस खदान के बनने के बाद इसे कोई नहीं खनन करता और आत्मा पत्थरों में मौजूद आत्मा ऊर्जा धीरे धीरे डिसिपेट हो जाती है। समय के साथ उनमें पर्याप्त आत्मा ऊर्जा नहीं बचती और वे अब आत्मा पत्थर नहीं कहलाते। जब जियांग शाओबाई ने यह खोजा, उसे दिल में बहुत पीड़ा हुई। उसके निरीक्षण के अनुसार हालांकि इस खदान की गुणवत्ता अधिक नहीं थी, फिर भी यह बड़ी संपत्ति थी। अगर पूरी तरह खोदी जाती तो कम से कम करोड़ों उच्च ग्रेड आत्मा पत्थर मिल सकते थे। कितनी दुखद बात है, यह एक परित्यक्त खदान निकली। जियांग शाओबाई जमीन से बाहर आया, जमीन पर बैठ गया, लगातार सिर हिलाते हुए और आह भरते हुए। मुझे पहले से तैयार रहना चाहिए था। चलो बाकी जगहों को देखते हैं। चैप्टर 51, रहस्यमय चाबी। जियांग शाओबाई ने खुद को समझाने की कोशिश की कि वह हार न माने और निराश न हो।
फिर उसने अपने आसपास ध्यान से खोजबीन शुरू की, सोचते हुए कि शायद उसे कुछ अच्छा मिल जाए। अगर कुछ नहीं भी मिला तो केवल थोड़ा समय बर्बाद होगा। छोटे टीले के आसपास देखने के बाद उसने वास्तव में कई आध्यात्मिक जड़ी बूटियां पाए, इसलिए यह प्रयास बेकार नहीं गया। बाहर खोज करने के बाद जियांग शियाओबाई की नज़र गुफा के प्रवेश द्वार पर पड़ी। हालांकि अंदर की सारी कीमती चीजें हटा दी गई थीं, इसका मतलब यह नहीं कि उसे जांच करने की जरूरत नहीं थी। जियांग शियाओबाई को ये पहले से ही अनावश्यक सोच लग रही थी। ये जगह बहुत समय से खोजी जा चुकी थी, अगर कोई लाभ होता भी तो वह पहले ही खाली हो चुका होता। इस समय आने से उसे क्या मिलेगा? हालांकि चूंकि वह पहले ही खोज शुरू कर चुका था और गुफा के प्रवेश द्वार तक पहुंच चुका था, तो उसे देखने में क्या बुराई थी, इतना समय तो बर्बाद नहीं होगा। तुरंत ही जियांग शियाओबाई अंदर चला गया। गुफा का घराना काफी साधारण दिख रहा था, केवल एक छोटा आंगन और 2 कमरे थे। इसके अलावा कुछ भी नहीं। जियांग शियाओबाई ने यह भी पाया कि गुफा के अंदर के दरवाजे अलग कर दिए गए थे और ले लिए गए थे, जिससे वह चकित होकर जीप पर क्लिक कर उठा। गुफा का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने पर जियांग शियाओबाई को कुछ भी अच्छा नहीं मिला, या सही कहें तो उसके जांचने लायक कुछ भी नहीं था। ये पूरी तरह से खाली था। इसे एक बिल्कुल खाली जगह कहना गलत नहीं होगा। जैसे ही उसने महसूस किया कि गुफा की और खोज करने की जरूरत नहीं है, उसकी अर्थवेन स्क्रिप्चर अचानक उड़ गई, उसके पन्ने पलटने लगे और सुनहरी रोशनी निकलते हुए एक छोटे प्रकाश बॉल में बदल गई, जो हवा में रह गई। प्रकाश की यह बॉल कमरे के फर्श पर गिर गई और वहीं स्थिर हो गई। जियांग शियाओबाई की आंखें तुरंत चमक उठीं। क्या यहाँ कोई रहस्य छिपा है? वह आगे बढ़ा, पहले हाथ से फर्श को थपथपाया, लेकिन कुछ भी अलग नहीं पाया। फिर उसने अर्थ एवेशन तकनीक का इस्तेमाल करने का सोचा। जैसे ही वह सिर के बल जमीन में उतरने ही वाला था, उसका माथा सीधे जमीन से टकराया। दर्द ने उसे चौंका दिया। ये चीज़ वास्तव में अर्थ एवेशन को रोकती है। जियांग शियाओबाई का चेहरा गंभीर हो गया। उसने तुरंत अपने हाथ में डिवाइन स्वॉर्ड युवानहोंग को बुलाया। जियांग शियाओबाई कभी भी ऐसी परिस्थितियों को सहन नहीं करता। चूंकि वह खुदाई नहीं कर सकता, इसलिए वह सभ्य नहीं बनने वाला। उसने तुरंत जगह को तोड़ना शुरू किया। अब तक का अक्वायर्ड स्पिरिट ट्रेजर अब एक पिकैक्स में बदल गया। उल्लेखनीय है कि एक अक्वायर्ड स्पिरिट ट्रेजर होने के नाते यह असाधारण रूप से तेज था। यह जमीन जिसने एवेशन तकनीक को रोका, स्पष्ट रूप से विशेष रूप से उपचारित की गई थी और शायद बहुत कठिन थी, लेकिन युवानहोंग के सामने ये सब नगण्य था। कुछ ही देर में उसके सामने आधा मानव ऊंचाई वाला गड्ढा बन गया और गड्ढे के नीचे एक बॉक्स रखा था, जो बेहद कठोर सामग्री का बना था। बॉक्स निकालते ही जियांग शियाओबाई ने इसे सीधे खोल दिया और सुनहरी रोशनी ने लगभग उसकी आंखें अंधी कर दी। यह क्या है? जियांग शियाओबाई चौंका। साथ ही उसने देखा कि बॉक्स के अंदर एक चाबी शांति से रखी हुई थी। चाबी सुनहरी रोशनी बिखेर रही थी और वह नहीं जानता था कि यह किस सामग्री की बनी है, लेकिन इसे हाथ में उठाने पर यह बहुत भारी लग रही थी। कुछ समय तक इसे हाथ में घुमाने के बाद जियांग शियाओबाई को इसकी उपयोगिता नहीं पता चली, लेकिन ये स्पष्ट था कि इस गुफा के मालिक ने इसे यहाँ छुपा कर रखा था और आसपास की जगह को विशेष रूप से तैयार किया था। स्पष्ट रूप से इसे एक खजाने के रूप में देखा और किसी को इसे खोजने नहीं देना चाहता था। जियांग शियाओबाई ने ज्यादा सोचे बिना चाबी को अपने स्टोरेज स्पेस में डाल दिया। उसके बाद जियांग शियाओबाई ने अपनी आंखें थोड़ी संकीर्ण की और यह सोचने लगा कि वह कहाँ जाए और क्या हासिल कर सकता है। तुरंत ही वह गुफा से बाहर निकल गया और अगले संदिग्ध स्थान की ओर उड़ गया। थोड़ी देर बाद 2 काले पट्टियों में पूरी तरह से लिपटे हुए व्यक्ति गुफा में दौड़े और जमीन पर खुदे हुए गड्ढे को देखा। दोनों तुरंत एक दूसरे की तरफ देखे, उनके चेहरे पर हैरानी झलक रही थी। हम फिर भी देर कर गए, आइटम पहले ही ले लिया गया। एक व्यक्ति ने मुट्ठी बांधते हुए दांत पीसकर कहा। दूसरे व्यक्ति ने आंखें संकुचित की, आगे बढ़कर जमीन को छुआ। यह अभी अभी खोदा गया है। जिसने आइटम लिया वह निश्चित रूप से दूर नहीं गया। पीछा करो। पीछा कैसे करें? क्या तुम जानते हो किसने खोदा? क्या यहाँ कोई आभा बची है? पीछा कैसे करें? दूसरा व्यक्ति तंज करते हुए बोला। तुरंत ही कमरे में सन्नाटा छा गया। जो व्यक्ति गड्ढे की जांच कर रहा था उसने ऊपर देखा और उसकी आवाज़ खुरदरी थी। इस बार तो ठीक है, लेकिन अगली बार अगर तुम मुझसे बहस करने की हिम्मत करोगे तो मैं तुम्हें प्रेटसल में मोड़कर जमीन में ठोंक दूंगा। दूसरे व्यक्ति की दिखी हुई आंख में शर्म झलक रही थी। फिर उसने खांसी की। भाई, लेकिन मेरे पास इसे ट्रैक करने का तरीका है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसने यहाँ कोई आभा छोड़ी है या नहीं। है तो आसान है। मुझे 2 घंटे दो, मैं इसे ट्रैक कर दूंगा। तुरंत ही 2 पट्टियों में लिपटे हुए व्यक्ति गुफा में व्यस्त हो गए। जियांग शियाओबाई, जो पहले ही अगले संदिग्ध स्थान पर पहुंच चुका था, को गुफा के अंदर क्या हो रहा है इसकी कोई जानकारी नहीं थी। उसने आधा दिन उस संदिग्ध स्थान पर खोजबीन की, यहाँ तक कि अर्थवेन स्क्रिप्चर का उपयोग भी किया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। निराशा में उसने अंततः तय किया कि यहाँ कोई खदान नहीं है। क्या वास्तव में खदान ढूंढना इतना मुश्किल है?
जियांग शियाओबाई ने भौहें उठाईं, फिर उसके चेहरे पर उदासी का भाव दिखाई दिया। अब केवल एक और अत्यधिक संभावित जगह बची थी, लेकिन वह जगह बहुत दूर थी, कम से कम 1 लाख ली। जमीन पर बैठकर आंखों को रगड़ते हुए जियांग शियाओबाई ने कुछ समय सोचा, फिर दांत पीस कर तय किया कि वह वहां जाएगा। अंत में, अगर वहां कुछ नहीं मिला तो भी क्या हुआ? कुछ नहीं करने से बेहतर है। और अगर वहां वास्तव में कुछ अच्छा मिला तो? जियांग शियाओबाई ने अपने दिल में खुद को सांत्वना दी और तुरंत प्रस्थान कर लिया। चैप्टर 52 स्प्रिंग लेक सिटी। हालांकि निकलने से पहले जियांग शियाओबाई ने पहले टिएनयुआन सिटी का दौरा किया, क्योंकि वह आसपास के इलाके से पूरी तरह अनजान था। कहा जा सकता है कि टायांगजूंग महाद्वीप पर आने के बाद जियांग शियाओबाई केवल ड्रैगन वैली और टिएनयुआन सिटी को जानता था और बाकी चीज़ों के बारे में वह अज्ञान था। इसी वजह से उसने जिनयिन पवेलियन को सावधानीपूर्वक विकसित करने का निर्णय लिया। उसके पास ऐसी ताकत होना बहुत सुविधाजनक था जो उसके लिए मामलों को संभाल सके। जिनयिन पवेलियन में प्रवेश करते ही जियांग शियाओबाई ने सीधे शॉपकीपर कियानडाबो से आसपास के लाख ली का नक्शा मांगा। ये कहना होगा कि शॉपकीपर कियानडाबो का काम बहुत संतोषजनक था। नक्शा बेहद विस्तृत था और विभिन्न ताकतों के वितरण को भी चिन्हित किया गया था। नक्शा लेने और उस पर एक नज़र डालने के बाद जियांग शियाओबाई को एहसास हुआ कि टायांगजूंग महाद्वीप वास्तव में कितना विशाल है। शॉपकीपर कियानडाबो के अनुसार ये लाख ली क्षेत्र केवल टायांगजूंग महाद्वीप का एक छोटा हिस्सा था, जिसे ईस्टर्न डोमेन कहा जाता था, और ईस्टर्न डोमेन का वास्तविक क्षेत्र उससे भी बड़ा था। जियांग शियाओबाई ने योजना बनाई कि वह इन चीज़ों का धीरे धीरे अध्ययन करेगा। कैजुअली एक हाकिंग पिल की बोतल नीचे रखते हुए वह निकलने ही वाला था, लेकिन शॉपकीपर कियानडाबो ने उसे रोक लिया। साहब, आप अगली बार कब आएंगे? शॉपकीपर कियानडाबो ने सावधानीपूर्वक पूछा, डरते हुए कि ऐसा सवाल जियांग शियाओबाई को नाराज कर सकता है। जियांग शियाओबाई ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, क्या हुआ? देखिए, हमारे युवा मालिक आपसे मिलना चाहते हैं। कुछ मामलों पर चर्चा करनी है। क्या आप समय निकाल पाएंगे? रुको, मैं इन दिनों बहुत व्यस्त हूं और मुझे नहीं पता कि अगली बार कब आऊंगा। जियांग शियाओबाई ने यह कहकर सीधे जिनयिन पवेलियन छोड़ दिया। अब वह खुद बड़े संकट में फंसा हुआ था। वह कैसे किसी युवा मालिक के मामलों पर चर्चा करने का समय निकाल सकता था? जियांग शियाओबाई के अनुसार चूंकि वह हाकिंग पिल बना सकता था, इसलिए कम से कम परिवार के मुखिया को भेजना चाहिए था, है ना? इसलिए उसने इस मामले को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया और टिएनयुआन सिटी छोड़ दिया और अपनी मंजिल की ओर लाख ली दूर की यात्रा करते समय नक्शे का अध्ययन करने लगा। उसकी उड़ान की गति को ध्यान में रखते हुए वहां पहुंचने में उसे लगभग 2 दिन लगेंगे और वह लगातार आकाश में उड़ान भरकर जा रहा था। सौभाग्य से अब वह नक्शे का अध्ययन कर सकता था, जिससे यात्रा इतनी उबाऊ नहीं होगी। नक्शे पर इस लाख ली क्षेत्र में कई ताकतें थीं। एक व्यापारिक संस्था होने के नाते जिनयिन पवेलियन सचमुच बहुत मेहनती था। उन्होंने न केवल इन ताकतों के स्थान चिन्हित किए थे, बल्कि उन्हें उनकी शक्ति के अनुसार श्रेणीबद्ध भी किया था। इन्हें अनरैंक फोर्सेस, थर्ड रेट फोर्सेस, टॉप टियर फोर्सेस और ट्रांसेंडेंटल फोर्सेस में विभाजित किया गया था। इनमें ड्रैगन वैली और 5 लोटस माउंटेन स्वाभाविक रूप से ट्रांसेंडेंटल फोर्सेस में शामिल थे। इस क्षेत्र में भी 5 या 6 अन्य ट्रांसेंडेंटल फोर्सेस थीं, जिनके बारे में जियांग शियाओबाई ने कभी नहीं सुना था। ऐसा प्रतीत हुआ कि ये दुनिया उसकी कल्पना से भी बड़ी थी। सरल अनुमान लगाने पर जियांग शियाओबाई को लगा कि उसकी नासेंट सोल स्टेज की ताकत टॉप टियर फोर्सेस में उसे ऊंचा स्थान दे सकती है, लेकिन ट्रांसेंडेंटल फोर्सेस के बीच इसका कोई विशेष महत्व नहीं होगा। ड्रैगन वैली में लंबे समय तक रहने के कारण जियांग शियाओबाई ये भी जानता था कि इन ट्रांसेंडेंटल फोर्सेस की नींव कितनी भयानक है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं थी कि नासेंट सोल के पुराने दानव आम कुत्तों की तरह थे। इस प्रकार जियांग शियाओबाई ने बिना किसी जल्दी के लगभग 2 दिन बिताए और आखिरकार अपने गंतव्य के किनारे पर एक शहर पहुंच गया, चेनहू सिटी। टिएनयुआन सिटी की तुलना में चेनहू सिटी को बच्चे और वयस्क की तुलना जैसा लग रहा था। इसका क्षेत्र और जनसंख्या बहुत कम थी और जिनयिन पवेलियन की श्रेणी के अनुसार चेनहू सिटी केवल एक अनरैंक फोर्स थी। वह जल्दी से शहर में प्रवेश किया और खाने के लिए एक रेस्तरां ढूंढा। उसने अब अपना भेष बदल लिया था और अब वह एक यात्रा थके हुए विद्वान की तरह दिखता था। ग्राहक, सभी व्यंजन तैयार हैं। वेटर ने आखिरी डिश और एक अच्छी शराब की प्याली लाकर कहा। कृपया आनंद लें, ग्राहक। यदि आपको कुछ चाहिए तो बस बताएं। जियांग शियाओबाई रेस्तरां में भोजन का स्वाद लेते हुए अपने चारों ओर हो रही बातचीत को सुन रहा था। उसकी राय में किसी नए शहर में जानकारी इकट्ठा करने के लिए सबसे अच्छे स्थान रेस्तरां और चाय घर होते हैं। 2 दिन की यात्रा के बाद जियांग शियाओबाई ने स्वादपूर्वक खाना खाया और साथ ही अपने कानों को चौकस रखते हुए चारों ओर की बातें सुन रहा था और उसमें से उपयोगी जानकारी छांट रहा था। क्या आपने सुना? नंशन फिर से भूतिया हो गया है। मैंने सुना ही है। ऐसा लगता है कि मिसली के परिवार के साथ कुछ हुआ जब वह वहां शिकार करने गई थी। हाय हाय, ये वाकई कुछ है। नंशन भूतिया हो गया है और सिटी लॉर्ड ने इसे निपटाने के लिए किसी इमॉर्टल मास्टर को बुलाया तक नहीं।
आम लोगों के लिए तो यहाँ रहना मुश्किल हो गया है। मुझे लगता है कि किसी ने कहा था कि कल सिटी लॉर्ड के महल में एक मास्टर आया था, बहुत शक्तिशाली इमॉर्टल मास्टर लग रहा था। विभिन्न चर्चाओं के बीच जियांग शाओबाई ने ये सुनते ही अपनी आंखें सनकरी कर ली। इस बार उसकी मंजिल ठीक वही जगह थी, नंशन। जेड स्लिप में नंशन की स्थिति काफ़ी जटिल थी। वहाँ कई राक्षस थे जो आत्माओं में परिवर्तित हो चुके थे। अजीब बात यह थी कि चाहे कितने भी कल्टिवेटर्स इन राक्षसों को समाप्त कर दें, ये जीव कुछ वर्षों में फिर से प्रकट हो जाते थे। विशिष्ट कारण अज्ञात था, क्योंकि चेन्हू सिटी अपेक्षाकृत दूरस्थ और बहुत निर्जन था और यहाँ आने वाले कल्टिवेटर्स बहुत कम थे, इसलिए बहुत कम सुराग उपलब्ध थे। लेकिन जियांग शाओबाई को लग रहा था कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। राक्षसों का बार बार आत्माओं में बदलना स्पष्ट रूप से दर्शाता था कि स्थानीय आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत प्रचुर मात्रा में थी, जो एक आवश्यक शर्त थी। भोजन के दौरान जियांग शाओबाई ने ये जानकारी ध्यान में रखी, चेन्हू सिटी का ली परिवार और सिटी लॉर्ड का महल जिसने इमॉर्टल मास्टर को बुलाया था। भोजन और शराब पीकर संतुष्ट होने के बाद जियांग शाओबाई ने कोई और उपयोगी जानकारी नहीं सुनी। यहाँ के लोग केवल सामान्य लोग थे जिन्हें कल्टिवेशन के मामलों की जानकारी नहीं थी और वे नंशन के किनारे को जैसे नरक के रूप में बता रहे थे। जियांग शाओबाई ने तटस्थ मुस्कान के साथ मेज पर एक चांदी का सिक्का रखा और रेस्तरां से बाहर निकल गया। एक नए आगंतुक के रूप में वह पहले ली परिवार के पास जाकर स्थिति की जानकारी लेने की योजना बना रहा था। अब उसे शहर में 2 दिन रहना था। मिशन पूरा होने से पहले जियांग शाओबाई शहर से बाहर नहीं जा सकता था, अन्यथा वह पहले ही नंशन पहुंच गया होता। काफ़ी पूछताछ करने के बाद जियांग शाओबाई एक भव्य महल के मुख्य द्वार के सामने पहुंच गया। एक नज़र में ही पता चल गया कि चेन्हू सिटी में ली परिवार की महत्वपूर्ण स्थिति है। महल, जो आमतौर पर खुले दरवाजों वाला और प्रवेश द्वार पर नौकरों से भरा रहता था, अब मुख्य द्वार बंद था। जियांग शाओबाई की डिवाइन सेंस से पता चला कि महल में काफ़ी हलचल थी। हर कोई लगातार छोटे आंगन के चारों ओर जा रहा था, उनके चेहरे पर चिंता स्पष्ट थी। इसी समय दूर से कुछ लोग आए और जियांग शाओबाई ने उनके बीच कल्टिवेटर्स की ऑरा महसूस की। बिल्कुल, यहाँ मैं आपके द्वारा दिए गए चैप्टर 53 नो वे आउट का हिंदी अनुवाद पेश कर रहा हूँ। अध्याय 53 कोई रास्ता नहीं। जल्द ही समूह ली एस्टेट के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। उनका नेतृत्व कर रहा व्यक्ति एक मध्यवयस्क आदमी था, जिसका चौकोर चेहरा था और जिस पर अधिकार का प्रभाव स्पष्ट झलक रहा था। उसने सबसे पहले कदम बढ़ाया और हवेली के मुख्य द्वार पर कुछ बार ठोकर मारी। फिर उसने देखा कि जियांग शाओबाई भी पास ही खड़ा था। इस समय जियांग शाओबाई लंबे सफर से आए एक विद्वान की तरह कपड़े पहने हुए था। उस आदमी ने बस एक नज़र उस पर डाली और फिर उसे अनदेखा कर दिया। जियांग शाओबाई ने इस मौके का फायदा उठाते हुए समूह का अवलोकन किया। उनमें उन्होंने देखा एक सफ़ेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग जो दाओ धर्म के वस्त्र पहने था और प्रारंभिक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्तर के साधक थे। हालांकि उनकी उम्र थोड़ी ज्यादा थी, वह कम से कम 100 साल के लग रहे थे। तभी हवेली का मुख्य द्वार खुला और ली परिवार का बावर्ची आगंतुकों को देखकर अपनी चिंता में काफ़ी कमी महसूस करने लगा। सिटी लॉर्ड, आप आखिरकार आ ही गए। कृपया मेरी यंग लेडी को बचाइए। सन शॉहिंग, सिटी लॉर्ड ने सिर हिलाया। चिंता मत करो, इस बार मैंने दाओइस्ट चांगफेंग को बुलाया है। वह निश्चित रूप से आपकी यंग लेडी की मदद करने का तरीका जानेंगे। धन्यवाद सिटी लॉर्ड, धन्यवाद दाओइस्ट चांगफेंग। मैं मेरी यंग लेडी की ओर से आपकी चरण स्पर्श करूंगा। ये कहते हुए बावर्ची घुटने टेकने और चरण स्पर्श करने ही वाला था, लेकिन सन शॉहिंग ने उसे तुरंत रोक दिया। अभी इसके बारे में मत बोलो, सबसे महत्वपूर्ण बात जीवन बचाना है। हाँ हाँ हाँ, कृपया मेरे पीछे आइए सिटी लॉर्ड। फिर बावर्ची सन शॉहिंग और अन्य लोगों को अंदर ले जाने ही वाला था, लेकिन जैसे ही वह द्वार बंद करने ही वाला था, उसने जियांग शाओबाई को देखा। उसके पहनावे को देखकर उसने तुरंत स्थिति को समझ लिया। युवा मित्र, आपको भी अंदर आना चाहिए। हाल ही में बहुत कम विद्वान आए हैं और बाहर बहुत शांति नहीं है। आप अभी के लिए यहाँ एक रात रह सकते हैं। बावर्ची ने जियांग शाओबाई को मित्रवत हाथ हिलाकर बुलाया। जियांग शाओबाई तुरंत आभारी हो गया और बावर्ची के पीछे हवेली में चला गया। अंदर आने से पहले उसने पता किया था कि ली परिवार का चुन्हू सिटी में बहुत उच्च दर्जा है। वे प्रतिष्ठित परिवार के सदस्य हैं और बहुत दयालु हैं, अक्सर गुजरते हुए विद्वानों की मदद करते हैं। हवेली में प्रवेश करने के बाद बावर्ची ने किसी को जियांग शाओबाई को अतिथि कक्ष में ले जाने के लिए कहा, जबकि वह स्वयं सन शॉहिंग के साथ आंगन की ओर गया। जियांग शाओबाई चाय पीते हुए अपनी दिव्य दृष्टि से वहां की स्थिति का निरीक्षण कर रहा था। छोटे आंगन के अंदर एक उन्मुख और पीली चेहरे वाली लड़की, लगभग 17 या 18 साल की, बैठी थी। उसके चारों ओर कई उपचारक उसके नाड़ी की जांच कर रहे थे और नौकरानियां उसे दवा खिला रही थीं। इस समय सन शॉहिंग दाओइस्ट चांगफेंग के साथ प्रवेश किया और तुरंत एक मध्यम आयु का दयालु चेहरा वाला आदमी जल्दी से आगे बढ़ा। सिटी लॉर्ड सन, कृपया मेरी बेटी की मदद करें।
जैसे ही उसने कहा, ली मुझौ के चेहरे पर भी प्रार्थना भरी गंभीरता थी। मुझौ, चिंता मत करो। दाओइस्ट चांगफेंग एक अमर साधक हैं, वह निश्चित रूप से आपकी भतीजी को बचाने का तरीका जानते होंगे। सन शॉहिंग ने उसे सांत्वना दी। इसके बगल में दाओइस्ट चांगफेंग ने अनासक्त रूप से दाढ़ी सहलाते हुए कहा, पिताजी ली, चिंता मत करो, ये बूढ़ा दाओइस्ट उसे जांच लेगा। फौरन दाओइस्ट चांगफेंग ने लड़की की कलाई पकड़ी और अपनी आध्यात्मिक शक्ति उसे जांचने के लिए प्रवाहित की। ये तो दैत्य ऊर्जा का प्रवेश है। 3 सेकंड से भी कम समय में दाओइस्ट चांगफेंग का चेहरा गंभीर हो गया। यह आक्रमण बहुत गंभीर है। ये कितने समय से चल रहा है? अमृतास, मेरी बेटी इस स्थिति में 3 दिन से है। ली मुझौ के चेहरे से आंसू बह रहे थे और वह सीधे दाओइस्ट चांगफेंग के सामने घुटने टेक कर बार बार चरण स्पर्श करने लगा। कृपया अमृतास, मेरी बेटी की जान बचाए। मैं अपनी जान की तरह आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ और अपने पूरे परिवार की संपत्ति अर्पित करने को भी तैयार हूँ। दाओइस्ट चांगफेंग का चेहरा गंभीर था और वह बार बार सिर हिला रहे थे। यह शायद बहुत मुश्किल है। अगर इस बूढ़े दाओइस्ट ने पहले दिन ही कार्रवाई की होती तो इसे आसानी से ठीक किया जा सकता था, लेकिन अब ये लड़की गंभीर रूप से बीमार है और दैत्य ऊर्जा उसके हृदय नाड़ियों में घुस चुकी है। ये बूढ़ा दाओइस्ट इसे उल्टने में असमर्थ है। इन शब्दों के बाद ली मुझौ का चेहरा तुरंत बदल गया। वह जमीन पर घुटने टेक गया, पीली चेहरे के साथ और निराशा से भरी आंखों के साथ। क्या अमृतास के पास बिल्कुल कोई उपाय नहीं है? ली मुझौ ने धीमे स्वर में पूछा। दाओइस्ट चांगफेंग ने सिर हिलाया। एक तरीका है, लेकिन यह असंभव सा है। जब तक आप इस बूढ़े दाओइस्ट से अधिक कुशल किसी को नहीं ढूंढते या कोई अद्भुत अमृत नहीं मिलता, अन्यथा आप केवल उसकी मृत्यु का इंतजार कर सकते हैं। लेकिन ऐसे विशेषज्ञ आसानी से कैसे कदम उठाएंगे? और अद्भुत अमृत बहुत ही कीमती होते हैं, जिन्हें अब सांसारिक संपत्ति से मापा नहीं जा सकता। अंततः सभी लोग छोटे आंगन में भयभीत दिखे, विशेषकर ली मुझौ, जिसका बेटी के प्रति चेहरा अपराध बोध और पछतावे से भरा था। ये सब मेरी गलती है, मेरी गलती। अगर मैं तुम्हें उस दिन नानशान में शिकार करने नहीं भेजता तो शायद यह नहीं होता। ली मुझौ बार बार चिल्लाया। अब कुर्सी पर लेटी हुई युवती अपने हृदय नाड़ियों में दैत्य ऊर्जा से घिरी हुई बोल भी नहीं सकती थी। इस समय उसके लिए जीना सबसे बड़ी पीड़ा बन चुका था। पिताजी ली, कृपया मेरी संवेदनाएं स्वीकार करें। मेरी राय में बेहतर होगा कि आप यंग लेडी को शांति से जाने दें। अगर यह जारी रहा तो उसका कष्ट और भी बढ़ जाएगा। दाओइस्ट चांगफेंग ने आह भरी। उनकी दृष्टि में प्रारंभिक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट शक्ति होने के बावजूद युवती बचाने योग्य नहीं थी और केवल मृत्यु का इंतजार कर सकती थी। ली मुझौ ने अपनी बेटी को देखा, गहरी अनिच्छा के साथ। वह सच में नहीं चाहता था कि उसकी बेटी ऐसे मरे, लेकिन वह दैत्य ऊर्जा को उसके सताने से रोक नहीं सकता था। कुछ देर बाद ली मुझौ ने अचानक दांत कसते हुए कहा, किसी को मेरे लिए मेरी तलवार लाओ। इस शब्द पर छोटे आंगन में ली परिवार के सभी नौकर आश्चर्यचकित हो गए। जब उन्हें स्थिति का एहसास हुआ तो घुटनों पर बैठने की आवाज़ें गूंज उठीं। मालिक, कृपया पुनर्विचार करें। सही कहा मालिक, यंग लेडी अभी इतनी छोटी है। मालिक, थोड़ा और इंतजार करें। इस विनम्र व्यक्ति को एक दाओइस्ट मंदिर के बारे में पता है जो 1000 ली दूर है। शायद वहां का अमृतास अभी भी युवती को ठीक करने का तरीका जानता हो। आप बिल्कुल भी जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं। कई नौकर जमीन पर घुटने टेककर चरण स्पर्श करते हुए ली मुझौ को कुछ न करने के लिए विनती कर रहे थे। ली मुझौ की आंखें थोड़ी बंद हो गईं और पुराने आंसू उसके चेहरे से बह रहे थे। तुम सब क्यों खड़े हो? मेरी तलवार क्यों नहीं लाते? क्या तुम यंग लेडी ली किंगजो को ऐसे कष्ट में देखना चाहते हो? ली मुझौ ने डांट लगाए। फौरन वह धीरे धीरे ली किंगजो के पास गया और उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। किंगजो, पिता जानता है कि तुम बहुत पीड़ा में हो, लेकिन पिता के पास कोई विकल्प नहीं है। इस समय चुन्हू शहर में प्रतिष्ठित ली परिवार के मुखिया पूरी तरह टूट चुके थे, जैसे वह एक ही क्षण में 10 साल बूढ़े हो गए हों। ली किंगजो का प्यारा कोमल चेहरा आंसुओं से तर था। वह अपनी पूरी ताकत से बार बार सिर हिलाकर पिता को आश्वस्त करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जितना वह कर रही थी, ली मुझौ के हृदय का दर्द उतना ही अधिक बढ़ रहा था। तभी आंगन के प्रवेश द्वार से एक शांत और अचानक आवाज आई। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास वास्तव में उसे ठीक करने का तरीका है। उस पल सभी की निगाहें प्रवेश द्वार की ओर मुड़ी और वहां एक युवा पुरुष विद्वान की तरह कपड़े पहने खड़ा मुस्कुरा रहा था। बिल्कुल, यहाँ मैंने आपके दिए हुए चैप्टर 54 का हिंदी अनुवाद किया है। जियांग शियाओबाई को देखकर सभी स्तब्ध रह गए, खासकर ली मुझौ, जिसका चेहरा अविश्वास से भरा था, जैसे उसने अपनी ही आंखों पर भरोसा खो दिया हो। युवा मित्र, क्या तुम्हारे पास वाकई किंगजो की जान बचाने का कोई तरीका है? ली मुझौ ने बेसब्री से जियांग शियाओबाई की ओर देखा। उसकी आंखों में जल्दबाजी और चिंता झलक रही थी। जियांग शियाओबाई ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और आंगन में कदम रखते हुए कहा, बिल्कुल।
उस समय ली मुज़हू ने ऐसा महसूस किया जैसे उसके मनोबल को बहुत नीचे से अचानक ऊपर खींच लिया गया हो, जैसे रोलर कोस्टर पर चढ़ना। बहुत बढ़िया, किंग जोऊ बच जाएगी, ली मुज़हू उत्साहित होकर चिल्लाया और आगे बढ़ा। तभी दाओइस्ट चांगफेंग अचानक जियांग शियाओबाई के रास्ते में आ खड़े हुए। उनके चेहरे पर ठंडी उपेक्षा झलक रही थी। अहंकारी, क्या तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? दाओइस्ट चांगफेंग ने ठंडी हंसी के साथ कहा, उस लड़की का शरीर पूरी तरह से दैवी ऊर्जा से दूषित हो चुका है, यहाँ तक कि उसका हृदय भी इससे भरा हुआ है। तुम्हारे जैसी केवल की रिफाइनमेंट स्तर की अपरिपक्व स्थिति में रहने वाली जूनियर के लिए इतनी आत्मविश्वास से बोलना बहुत ही घमंड है। जो तुम नहीं कर सकते, इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं कर सकता। जियांग शियाओबाई ने शांतिपूर्वक कहा, जैसा आपने कहा, इस समस्या को एक औषधि के द्वारा हल किया जा सकता है। बकवास कि रिफाइनमेंट स्तर के एक लड़के के पास ऐसी कौन सी औषधि हो सकती है? यहाँ तक कि मैं, यह विनम्र दाओइस्ट, भी ऐसी औषधि नहीं बना सकता। दाओइस्ट चांगफेंग ने ठंडी हंसी के साथ कहा, जल्दी हटो, यहाँ सबका समय बर्बाद मत करो। जियांग शियाओबाई का मजाक उड़ाने के बाद बूढ़ा दाओइस्ट अभी भी संतुष्ट नहीं था। उसने ली मुज़हू की ओर भी देखा। पैट्रियार्क ली, तुम्हें किसी भी इलाज को पाने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ये बच्चा केवल शुरुआती की रिफाइनमेंट स्तर में है और निश्चित रूप से ऐसी शीर्ष गुणवत्ता वाली औषधि नहीं बना सकता। मेरी राय में ये लड़का केवल सुनी हुई खबर सुनकर आपको धोखा देने आया है। कुछ समय के लिए ली मुज़हू स्तब्ध खड़े रहे, ये तय नहीं कर पा रहे थे कि क्या करना चाहिए। वह निराशा में डूब चुके थे और अब अंधकार के बीच एक आशा की किरण चमकी थी। चाहे ये सफल हो या नहीं, उन्हें कोशिश करना ही होगा। लेकिन फिर उन्हें याद आया कि दाओइस्ट चांगफेंग 1000 मील के दायरे में एक शक्तिशाली अमर साधक हैं, इसलिए उनके शब्द स्वाभाविक रूप से विश्वसनीय लगते थे। फिर भी पिता का प्यार तर्क पर भारी पड़ा। दाओइस्ट चांगफेंग, मेरी छोटी बेटी पहले से ही गंभीर रूप से बीमार है। चाहे इस युवा मित्र के पास कोई उपाय हो या न हो, मैं कोशिश करूंगा, अन्यथा मैं अपनी प्यारी बेटी के साथ धोखा कर रहा हूं। ली मुज़हू ने लाल आंखों से कहा, इसके अलावा मेरी छोटी बेटी पहले से ही मरती हुई है। यदि इस युवा मित्र के पास कोई उपाय नहीं भी हो तो मैं उसे स्वीकार करूंगा। ये सुनकर दाओइस्ट चांगफेंग का चेहरा ऐसा लगा जैसे उसने लोहे को स्टील में बदलने की कोशिश की हो और नाकाम रहा हो। वह निश्चित रूप से जियांग शियाओबाई के पास कोई उपाय होने में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन इस समय अगर उन्होंने उन्हें रोक दिया तो उनका नाम खराब हो सकता था। इस विनम्र दाओइस्ट ने जो कहना था वह कह दिया। यदि तुम विश्वास नहीं करते और यह प्रयास बर्बाद करना चाहते हो तो ठीक है। जब आशा ज्यादा होती है तो निराशा भी ज्यादा होती है, इसे मेरे चेतावनी न देने का बहाना मत समझो। दाओइस्ट चांगफेंग ने हाथ हिलाया और ठंडी हंसी दी। हालांकि उनकी यह तिरस्कारपूर्ण रवैया बहुत असहज था, ली मुज़हू ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बल्कि जियांग शियाओबाई की ओर विनती भरी नजरों से देखा। युवा मित्र, यदि तुम वास्तव में मेरी बेटी को ठीक कर सकते हो तो मैं किसी भी शर्त को स्वीकार करूंगा, चाहे इसका मतलब यह हो कि मैं तुम्हारा दास बन जाऊं। ली मुज़हू लगभग जियांग शियाओबाई के सामने गिरने वाले थे। जियांग शियाओबाई का चेहरा शांत था और उसने उन्हें आश्वस्त किया, चिंता मत करो, आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। मूर्ख लड़के, क्या तुम्हें सच में लगता है कि कोई भी औषधि जो तुम निकालो उसका कोई असर होगा? इस स्थिति में केवल कुछ उच्च स्तरीय औषधियां ही असर करेंगी, अन्यथा ये सब व्यर्थ है। इस समय दाओइस्ट चांगफेंग ने ठंडी हंसी के साथ कहा। वह ली मुज़हू को रोक नहीं सकते थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह जियांग शियाओबाई का मजाक नहीं उड़ा सकते। उनके अनुसार जियांग शियाओबाई बस दिखावा कर रहा था। जियांग शियाओबाई ने बूढ़े व्यक्ति की उपेक्षा की, ली किंगजोऊ की ओर बढ़े और उसका कलाई थाम ली। वास्तव में वह लड़की की स्थिति को पहले से ही जानते थे, ये कार्रवाई सिर्फ दिखावे के लिए थी। लेकिन जैसा कि उन्होंने उम्मीद नहीं की थी, ली किंगजोऊ की योग्यता काफी अच्छी थी, उसके पास वास्तव में एक दिव्य स्तरीय आध्यात्मिक जड़ थी। क्या यह एक अनपेक्षित सरप्राइज है? जियांग शियाओबाई ने खुद से हंसते हुए कहा। संक्षिप्त जांच के बाद उन्होंने अपनी कलाई पलटी और हाथ में एक गोल औषधि प्रकट हुई। युवा मित्र, मेरी बेटी वह, चिंता मत करो पैट्रियार्क ली, जैसे ही वह इस औषधि को लेगी वह तुरंत ठीक हो जाएगी। जियांग शियाओबाई ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अच्छा अच्छा अच्छा, धन्यवाद युवा मित्र, धन्यवाद युवा मित्र। ली मुज़हू अत्यंत उत्साहित थे, उनकी आंखें जियांग शियाओबाई के हाथ में औषधि पर टिकी थीं, बस इंतजार कर रहे थे कि वह इसे ली किंगजोऊ को दें। इस समय वह परेशान करने वाली आवाज फिर से आई। तस्क, बच्चा, ये कौन सी औषधि है? क्यों मैंने यह विनम्र दाओइस्ट इसे पहले कभी नहीं देखा। दाओइस्ट चांगफेंग ने ठंडी हंसी के साथ कहा, या शायद केवल कोई बेकार औषधि है जिसे तुमने बस दिखावे के लिए बनाई है ना? इसका कोई फायदा नहीं होगा। दाओइस्ट चांगफेंग, ये युवा मित्र केवल प्रयास करना चाहता है। क्या तुम्हें इतनी शत्रुता करनी ही थी? ली मुज़हू के चेहरे पर असंतोष झलक आया। दाओइस्ट चांगफेंग, ये युवा मित्र केवल प्रयास करना चाहता है। क्या तुम्हें इतनी शत्रुता करनी ही थी? ली मुज़हू के चेहरे पर असंतोष झलक आया।
किसी ने उनकी बेटी की जान बचाने की कोशिश की, उन्हें यह तय करने का कोई अधिकार नहीं था कि कौन रोकें। जियांग शियाओबाई ने भी अपनी आंखें तंजपूर्ण भाव से तनी, मन ही मन गाली देने को तैयार थे, बूढ़े, अब मैं ही लोगों को बचा सकता हूँ। क्योंकि तुम केवल शुरुआती फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्तर के साधक पूरी तरह असफल हो, बस खड़े होकर देखो। अगर तुम कुछ नहीं बोलते तो कोई तुम्हें गूंगा नहीं समझेगा। या शायद तुम नहीं चाहते कि पैट्रियार्क ली की बेटी ठीक हो जाए। इस ताने ने आंगन का माहौल तुरंत बदल दिया और ली परिवार के कई नौकरों के चेहरे पर बूढ़े दाओइस्ट के प्रति क्रोध झलकने लगा। उन्हें नहीं परवाह थी कि वह कौन था, वे सभी गरीब जीवन के लोग थे। अगर उसने उनकी युवा मालकिन को ठीक होने से रोका तो वे अपनी जान दे सकते थे। यहाँ तक कि सिटी लॉर्ड सन शोहेंग भी खड़े होकर देख नहीं सके और सौम्य तरीके से बोले, दाओइस्ट चांगफेंग, क्यों न हम इस युवा मित्र को प्रयास करने दें। हो सकता है कि उसके पास सच में उपाय हो। दाओइस्ट चांगफेंग का चेहरा एक पल के लिए लाल हो गया। उन्होंने वास्तव में ऐसा नहीं कहा, वह केवल उस पर नाराज थे कि एक की रिफाइनमेंट स्तर का अप्रभावी व्यक्ति उनके सामने दिखावा कर रहा था। निराश होकर दाओइस्ट चांगफेंग केवल ठंडी हंसी दे सकते थे, लेकिन उनके गहरे आंखों से यह स्पष्ट था कि वह जियांग शियाओबाई से बेहद नाखुश थे, शायद पहले ही योजना बना रहे थे कि बाद में उसे कैसे मारना है। जियांग शियाओबाई ने इस पर ध्यान नहीं दिया। शुरुआती फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्तर का साधक उनके लिए बस एक कचरा था। जियांग शियाओबाई ने समय बर्बाद नहीं किया। ये औषधि उन्होंने पहले ही बाहर तैयार कर रखी थी। हालांकि यह कोई अमूल्य औषधि नहीं थी, दैवी ऊर्जा के संचार को खत्म करना उनके लिए आसान था। सभी ने देखा कि ली किंगजो अपनी पूरी ताकत से छोटा मुंह खोलकर औषधि को अपने मुंह में रखती है। तब तक उसके पास निगलने की ताकत भी नहीं बची थी। सौभाग्य से औषधि घुलकर शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा में बदल गई। कुछ ही सेकंड में यह आसानी से उसके शरीर से दैवी ऊर्जा को निकाल देती है। पफ, ली किंगजो अचानक काली खून की थूक फेंकती है, फिर पूरी तरह बेहोश हो जाती है। उसने जो खून फेंका वह जमीन पर गिरकर बड़ी छेद कर देता है। ये दृश्य देखकर आंगन में सभी लोगों की रीढ़ की हड्डी में झुंझुनी सी होने लगी। बिल्कुल, यहाँ आपके दिए गए चैप्टर 55 का हिंदी अनुवाद है। बस खून ही जो बहा था उसने जमीन को इतना जला दिया था, कोई भी कल्पना कर सकता है कि ली छिंगजो ने कितनी पीड़ा सहनी पड़ी थी। एक ही पल में ली मुज़हो के आंसू उसके चेहरे पर अनियंत्रित रूप से बहने लगे। दूसरी ओर दाओइस्ट चांगफेंग पूरी तरह से स्तब्ध थे। एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधक होने के नाते वह स्थिति को भली भांति समझ सकते थे। ली छिंगजो के शरीर से दैत्य ऊर्जा वास्तव में जियांग शियाबाई द्वारा समाप्त कर दी गई थी, लेकिन वह स्पष्ट रूप से यह नहीं जानते थे कि जियांग शियाबाई के हाथ में किस प्रकार की गोली थी। उन्होंने इसे पहले कभी नहीं देखा था। सिर्फ ये कहा जा सकता है कि दाओइस्ट चांगफेंग, ये बूढ़ा व्यक्ति, बहुत ही संकुचित दृष्टिकोण रखते थे। उनकी समझ में शायद केवल फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की गोली ही चमत्कारी औषधि कहलाने योग्य थी। ली पैट्रियार्क, जैसे ही आपकी बेटी थोड़ी देर आराम करेगी वह स्वाभाविक रूप से ठीक हो जाएगी। जियांग शियाबाई उठे और हल्की मुस्कान के साथ बोले। तुरंत ली मुज़हो ने जियांग शियाबाई की ओर कृतज्ञता भरी निगाहों से देखा और उन्हें एक अत्यंत सम्मानित अतिथि की तरह आदरपूर्वक सत्कार करने लगे। दाओइस्ट चांगफेंग का चेहरा उनके बगल में ऐसा था जैसे उन्होंने मिट्टी खा ली हो। असंभव है, एक क्यूई रिफाइनिंग प्रारंभिक चरण ची रिफाइनिंग अर्ली स्टेज का इंसान, तुम्हारे पास ऐसी गोली कैसे हो सकती है। दाओइस्ट चांगफेंग ने अविश्वास से जियांग शियाबाई की ओर देखा। जियांग शियाबाई ने बस उन्हें तटस्थ नजरों से देखा और कोई ध्यान नहीं दिया। वह महसूस कर रहे थे कि ऐसे जी जैंग से बात करना वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा को नीचा दिखाना है और इसके लिए बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या आपने कभी देखा है कि कोई उच्च और महान सम्राट आम आदमी को सबक समझाए, घमंड दिखाए या हर बात समझाए? और उनका यही रवैया वास्तव में दाओइस्ट चांगफेंग को गुस्से में डाल दिया। धत तेरी की, यह विनम्र दाओइस्ट तुमसे सवाल पूछ रहा है। गुस्से में दाओइस्ट चांगफेंग ने सीधे जियांग शियाबाई को डांटा। हालांकि इससे पहले कि जियांग शियाबाई बोल पाते, पास खड़े सुन शोहेंग ने असहज हंसी दी। हा, दाओइस्ट चांगफेंग, कृपया उत्तेजित मत होइए। कैसे रहेगा यदि मैं अभी कुछ मामलों पर आपसे चर्चा कर लूँ? अब जब ली परिवार का मुद्दा हल हो गया है तो हम वापस चलते हैं। वह जल्दी से दाओइस्ट चांगफेंग को बाहर निकलने का रास्ता दे रहे थे, अन्यथा यदि वह रुके रहेंगे तो उनकी पूरी प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। दाओइस्ट चांगफेंग का चेहरा गुस्से से हरा नीला हो गया, अत्यंत बदसूरत लग रहा था। सौभाग्य से उन्होंने समझ लिया कि उन्होंने वास्तव में अपना संयम खो दिया है, इसलिए उन्होंने ठंडी हंसी दी, अपने चौड़े आस्तीन झटक दिए और मुड़कर चले गए। ये देखकर सुन शोहेंग ने आखिरकार राहत की सांस ली। मेरी क्षमा करें भाई ली, इस मामले में मैं आपकी मदद नहीं कर सका। सुन शोहेंग ने असहजता से कहा। सिटी लॉर्ड बहुत विनम्र हैं। इस बार हमारे ली परिवार को इस युवा मित्र से मिलने की खुशी मिली। ली मुज़हो अत्यंत उत्साहित थे।
सुन शोहेंग ने सिर हिलाया और फिर कुछ नहीं कहा, जल्दी से दाओइस्ट चांगफेंग के पीछे चले गए और ली परिवार को छोड़ दिया। इसके बाद ली मुज़होऊ ने जियांग शियाबाई का गर्मजोशी से सत्कार किया। चाहे जियांग शियाबाई कितना भी इनकार करते, ये व्यर्थ था, क्योंकि ये दूसरे की भलाई की भावना थी। इस समय जियांग शियाबाई ने ली मुज़होऊ से नानशान की स्थिति के बारे में लगभग सब कुछ जाना, क्योंकि वही उनका असली गंतव्य था। एक मृत व्यक्ति के रूप में ली मुज़होऊ को नानशान के अंदर की स्थिति के बारे में बहुत कम पता था, लेकिन उन्होंने जियांग शियाबाई को वह सब बताया जो उन्हें पता था। उनकी बातों से जियांग शियाबाई ने एक बात पता की। एक समय की कथित अमर पूर्वज, जिसे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के अंतिम चरण पर बताया गया था, नानशान में दैत्य को मारने और बुराई खत्म करने गए थे, लेकिन उसके बाद उनके बारे में कोई खबर नहीं मिली। हालांकि नानशान में उसके बाद कोई राक्षस या भूत नहीं देखा गया, लेकिन किसी ने भी उस साधक को फिर कभी नहीं देखा। इसके अलावा एक शिकारी ने दावा किया कि उसने व्यक्तिगत रूप से देखा कि वह साधक खून से लथपथ होकर पहाड़ से बाहर भागते हुए निकला। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भयंकर प्राणी उसका पीछा कर रहा हो। हालांकि वास्तविक सच्चाई किसी को नहीं पता थी। जियांग शियाबाई ने बाहर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उन्होंने यह मामला अपने मन में याद कर लिया। यदि अफवाहें सच हैं, तो वहां नानशान में एक अत्यंत शक्तिशाली दैत्य हो सकता है, बस वह दैत्य कभी बाहर लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता। इसके अलावा यदि दैत्य लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता, तो इसमें स्पष्ट रूप से कुछ गड़बड़ है। ऐसा सोचते हुए नानशान में वास्तव में बड़ी समस्या है, और यह सब तभी पता चलेगा जब वह खुद नानशान की खोज करेंगे। समय बीत गया और जल्दी ही शाम हो गई। ली छिंगजोऊ को कोमा से जागने पर उनका स्वास्थ्य पूरी तरह ठीक था। सिर्फ इतना ही नहीं, जियांग शियाबाई की गोली के कारण ली छिंगजोऊ ने कभी अपने शरीर को इतना अच्छा महसूस नहीं किया, जैसे उनके अंदर अनंत ऊर्जा का स्रोत हो। तुरंत ही उसने नौकरों से जियांग शियाबाई के बारे में पूछा और सीधे ली परिवार के मुख्य हॉल में दौड़ी। छिंगजोऊ, तुम जाग गई हो? अपनी बेटी को देखते ही ली मुज़होऊ तुरंत अपनी कुर्सी से उठे, जियांग शियाबाई से बात करना भी भूल गए और जल्दी से ली छिंगजोऊ की ओर दौड़े। उन्होंने ली छिंगजोऊ का हाथ पकड़ा, आंखों में आंसू भर आए। आखिरकार पिता और बेटी लगभग हमेशा के लिए अलग हो जाने वाले थे, इसलिए ये स्वाभाविक रूप से सबसे भावनात्मक पल था। उसकी सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद कि वह ठीक है, ली मुज़होऊ को अचानक कुछ याद आया और वह जियांग शियाबाई के सामने घुटनों पर गिर गए। युवा मित्र की जीवन रक्षक कृपा के लिए मैं इसे इस जीवन में कभी नहीं भूलूंगा। भविष्य में मैं इस युवा मित्र की निष्ठावान सेवा करने के लिए तैयार हूँ। जो कुछ भी मैं कर सकता हूँ, मैं कभी नहीं इनकार करूँगा। ली मुज़होऊ ने अपने हाथ जोड़कर अत्यंत सम्मान के साथ कहा। जियांग शियाबाई ने बस एक दूरी से अपना हाथ उठाया और ली मुज़होऊ को अदृश्य शक्ति से उठाया, खड़ा कर दिया। इसे देखकर उनके चेहरे पर और भी अधिक आश्चर्यचकित भाव था। इस युवा अमर पूर्वज के तरीके वास्तव में भयानक थे। उनके पास खड़ी ली छिंगजोऊ की आंखें और भी चौड़ी हो गईं, जियांग शियाबाई को उत्साह से देखते हुए, और फिर वह वास्तव में आगे बढ़ी और चिल्लाई, बड़े भाई अमर पूर्वज, आप तो अद्भुत हैं। आज मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। हालांकि वह धन्यवाद दे रही थी, जियांग शियाबाई लड़की की तारे भरी आंखों वाले भाव को देखकर थोड़ा नर्वस महसूस कर रहे थे। छिंगजोऊ, अमर पूर्वज के प्रति असभ्य मत बनो। ली मुज़होऊ ने उसे डांटा, फिर जियांग शियाबाई की ओर क्षमाप्रार्थी दृष्टि से देखा। अमर पूर्वज, मैं वास्तव में क्षमा चाहता हूँ। मेरी छोटी लड़की आमतौर पर साधना की इच्छा रखती है, लेकिन उसकी प्रतिभा अच्छी नहीं है, इसलिए वह अमर पूर्वज के प्रति इतनी उत्साही है। जियांग शियाबाई, जो चाय पी रहे थे, लगभग चाय फेंकने वाले थे। इसे कम प्रतिभा कहना। ड्रैगन वैली में भी दिव्य स्तरीय आध्यात्मिक जड़ें दुर्लभ हैं। तुम्हें ये किसने बताया? जियांग शियाबाई ने अपनी भावनाओं को स्थिर करते हुए ली मुज़होऊ की ओर देखा। सैकड़ों मील दूर एक दाओइस्ट मंदिर में वहां एक अमर पूर्वज थे। 7 साल पहले मैंने अपनी छोटी लड़की को अमरता पाने के लिए ले जाया, लेकिन उसकी प्रतिभा बस बहुत कम थी। ली मुज़होऊ ने आह भरी और ली छिंगजोऊ का चेहरा भी मंद हो गया। आखिरकार कोई जो साधना का सपना देखता है लेकिन अपनी कम प्रतिभा के कारण केवल साधारण व्यक्ति रह जाता है, वह स्वाभाविक रूप से बहुत निराश होता है। जियांग शियाबाई ने तटस्थ रूप से सिर हिलाया, ज्यादा कुछ नहीं कहा। वह सिर्फ सिस्टम के मिशन के लिए चुनहु सिटी में ठहरे थे, खास तौर पर अच्छे कर्म जोड़ने के लिए नहीं। कुछ और बातें करने के बाद जियांग शियाबाई थकावट का बहाना बनाकर आखिरकार अकेले समय का आनंद लेने चले गए। गेस्ट रूम में प्रवेश करते ही वह तुरंत सो गए। लगातार 2 दिन की यात्रा ने उन्हें पूरी तरह थका दिया था, अब उन्हें सच में नींद की आवश्यकता थी। रात के देर समय में चुनहु सिटी के दरवाजे के बाहर 2 आकृतियां पूरी तरह काले पट्टियों में लिपटी हुई और केवल उनकी आंखें दिखाई दे रही थीं, आकाश से उतरी। बड़े भाई, ये जगह है। मुझे महसूस हो रहा है कि वह आदमी अभी भी इस मृतक शहर में है। बिल्कुल, मैंने आपके लिए चैप्टर 56 का अनुवाद हिंदी में किया है। यहाँ है अध्याय 56। क्या तुम कल दानव उन्मूलन के लिए जाओगे? इस बार पक्का है।
अगर तुम फिर से मेरे दिमाग के साथ ऐसा खेल खेलोगे तो मैं अभी तुम्हें पलटकर नर्म कर दूंगा। बैंडेज वाला नेता ठंडी हंसी के साथ फूंक मारते हुए बोला। दूसरा बैंडेज वाला थोड़े शर्मीले अंदाज में हंसा, अपने सीने पर हाथ रखकर कहा, भाई जी, पिछली बार सब बस हादसे थे। इस बार मैं गारंटी देता हूं कोई समस्या नहीं होगी। पहले दोनों ही जिंग शाओबाई की आभा का पता लगा रहे थे, लेकिन उनका तरीका कुछ खास था। वे सीधे जिंग शाओबाई को नहीं ढूंढ सकते थे, बल्कि केवल उसके शेष आभाओं के आधार पर उसे ट्रैक कर सकते थे। इसका मतलब था कि जहां जहां जिंग शाओबाई गया उन्हें उसी रास्ते का पालन करना पड़ता। तो दोनों ने उसे उस जर्जा हवेली से लेकर टिएनयुआन सिटी तक पीछा किया। दोनों भाई जिनयिन पवेलियन के प्रवेश द्वार पर इंतजार करने लगे, ये सोचकर कि जिंग शाओबाई वहां होगा, लेकिन उन्हें पता चला कि उनके ट्रैकिंग तरीके में देरी थी और जिंग शाओबाई पहले ही वहां से निकल चुका था। असल में बैंडेज नेता इस विशेष तरीके को समझ सकता था, लेकिन बाद की घटनाओं ने उसे थोड़ी परेशानी में डाल दिया। दोनों बीच में पहाड़ी पर रुक गए, एक पेड़ की शाखा पर भी रुके और यहां तक कि एक झील तक उसका पीछा किया, जहां वे 1 घंटे से अधिक रुके और अंततः निष्कर्ष निकाला कि जिंग शाओबाई ने वहां पेशाब किया। बैंडेज नेता इतना गुस्से में था कि वह लगभग दूसरे को वही नर्म करने ही वाला था। दूसरे की ओर तीखी नजर डालते हुए बैंडेज नेता चेन्हू सिटी में कूद गया और इंतजार करने लगा। सुबह के समय जिंग शाओबाई आराम से अपने कमरे से बाहर निकला, उसका चेहरा पूरी तरह आराम और सुकून से भरा हुआ था। इस तरह यात्रा करना वाकई बहुत बोरिंग है, बस उड़ना और उड़ना। काश मैं कहीं भी तुरंत टेलीपोर्ट कर सकता, जिंग शाओबाई ने धीरे से बोला और उबासी ली। इस समय 10 से अधिक नौकरानियां पहले ही उसके सामने आ गई थीं, उसे सेवा देने के लिए तैयार, लेकिन उसकी ऐसी आदत कभी नहीं थी। इन नौकरानियों को भेजने के बाद वह नहाने गया और फिर बाहर चला गया। बाहर प्रतीक्षा कर रही नौकरानी ने उसे मुख्य हॉल में ले जाया, जहां उसने ली मुजू और उनकी बेटी के साथ नाश्ता किया। इसके बाद ली किंगजू उसे उसके कृषि साधना कल्टिवेशन के मामलों के बारे में सवाल करने के लिए पीछा करने लगी। चूंकि उसके पास कुछ खास करने के लिए नहीं था, वह पूरे दिन ली किंगजू के साथ बातचीत करता रहा। शाम के समय सन शॉहेंग और दाओस चैंगफेंग फिर से ली परिवार के पास आए। पहले जिंग शाओबाई और ली परिवार के बीच कुछ अप्रिय अनुभव हुआ था, लेकिन इस बार वे गंभीर कार्य के लिए आए थे। पेट्रियार्क ली, सच कहूं तो मैंने दाओस चैंगफेंग को इस बार नंशन के दानव को समाप्त करने के लिए आमंत्रित किया है। सन शॉहेंग ने कहा, जितना मुझे पता है उस दानव को आखिरी बार व्यक्तिगत रूप से देखने वाली आपकी बेटी थी, इसलिए इस बार हम जानकारी लेने आए हैं। ये दाओस चैंगफेंग के लिए दानव से निपटने में बहुत मददगार होगा। यह मामला चेन्हू सिटी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता था। एक पल के लिए लीमुजू का चेहरा गंभीर हो गया। उसने तुरंत किसी को ली किंगजू को खोजने भेजा और जिंग शाओबाई भी उसके पीछे गया जब उसने ये खबर सुनी। किंगजू, क्या तुम्हें उस दानव के बारे में याद है जो तुमने पहले देखा था? दाओस चैंगफेंग ने शांत भाव के साथ पूछा। ली किंगजू ने दाओस चैंगफेंग की ओर घूरते हुए देखा। यद्यपि वह कल आंगन में बोल नहीं सकती थी, इसका मतलब यह नहीं कि वह देख या सुन नहीं सकती थी। जिंग शाओबाई की खिलवाड़ करने वाली पुरानी यादें उसके मन में ताज़ा थीं और उसका दिल उसके प्रति पूर्ण रूप से नाराज था। ली मुजू, अपनी बेटी के स्वभाव को जानते हुए, ने खांसते हुए कहा, किंगजू, बच्ची की तरह बर्ताव मत करो। ली किंगजू ने केवल अपना मुंह फुलाया। उसे भी पता था कि नंशन में दानव को समाप्त करना जरूरी है और इसलिए उसे अनिच्छा के बावजूद बताना पड़ा। उस दानव का मानवीय रूप था, लेकिन उसका सिर बाघ जैसा था और उसका शरीर काले धुंध में ढका हुआ था। मैंने उसे केवल पहाड़ के तल से देखा था और ऐसा लग रहा था कि वह दैत्यात्मक अवस्था में गिर गया था। उस दिन की स्थिति को सोचकर ली किंगजू को ऐसा लगा जैसे वह एक दुर्स्वप्न देख रही हो। वह दानव सच में भयानक था। चूंकि उसने उस समय केवल दूर से देखा था, इसलिए ली किंगजू केवल इतना ही बता सकती थी। अन्यथा यदि वह वास्तव में उस दानव का सामना करती तो वह लौट भी नहीं पाती। अब मैं आमतौर पर समझ गया। ये सुनकर दाओस चैंगफेंग का चेहरा शांत रहा। दाओस चैंगफेंग, क्या ये दानव खतरनाक है? सन शॉहेंग ने जल्दी से पूछा। दाओस चैंगफेंग के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। इस बच्ची के विवरण के अनुसार वह दानव केवल ची रिफाइनमेंट स्टेज पर है। मेरे सामने ये कुछ भी नहीं है, लेकिन आप मनुष्यों के लिए केवल एक नज़र में ही दैवीय ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर सकती है। ये सुनकर सन शॉहेंग ने आखिरकार राहत की सांस ली। चूंकि दाओस चैंगफेंग इसे संभाल सकता है, इसलिए उसे चिंता करने की जरूरत नहीं थी। तो फिर चलो कल इस दानव को समाप्त करते हैं, सन शॉहेंग ने कहा। दाओस चैंगफेंग ने सिर हिलाया, फिर जिंग शाओबाई की ओर घूरते हुए कहा, तुम ची रिफाइनमेंट स्टेज पर हो, क्या तुम कल पहाड़ पर आकर देखना चाहोगे कि ये नम्र दाओस दानव को कैसे मारता और समाप्त करता है? ये शब्द ऐसे लगे जैसे वह जिंग शाओबाई के अनुभव बढ़ाने के लिए कह रहे थे, लेकिन जिंग शाओबाई की राय में यह ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये बूढ़ा व्यक्ति बहुत चालाक है और उसकी निश्चित साजिश है।
अगर वह वास्तव में केवल ची रिफाइनमेंट स्टेज पर था और भोलेपन से उसके पीछे गया तो वह कभी लौटकर नहीं आता। हालांकि जियांग शाओबाई की ताकत क्या थी? डरने जैसा कोई सवाल ही नहीं था। बेशक, कोई समस्या नहीं। डाओस चैंगफेंग को दानव समाप्त करते देखना मेरे लिए बहुत मददगार होगा, जियांग शाओबाई मुस्कुराते हुए बोला। डाओस चैंगफेंग के चेहरे पर मैं जानता था जैसी अभिव्यक्ति थी। आखिरकार साधकों के लिए अधिक शक्तिशाली लोगों को कार्रवाई में देखकर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये बच्चा केवल ची रिफाइनमेंट स्टेज पर है, इसलिए वह निश्चित रूप से इस लाभ से इनकार नहीं करेगा। ऐसी दवा बनाने में सक्षम होना साबित करता है कि तुम में बहुत संभावनाएं हैं। अगर तुम कल पहाड़ गए तो मैं आसानी से तुम्हें मार सकता हूं और फिर इसे दानव पर दोष मर सकता हूं। सब कुछ मेरे पास हो जाएगा, है ना? डाओस चैंगफेंग ने मन ही मन ठंडी हंसी के साथ सोचा और उसकी आंखों में लालच की झलक आई, फिर जल्दी ही गायब हो गई। इसी समय ली किंगजू अचानक चिल्लाई, क्या मैं भी आपके साथ जा सकती हूँ? बकवास, ये दानव समाप्त करने के लिए है। क्या तुम्हें लगता है कि यह शिकार है? अगर तुम्हें थोड़ी सी भी चोट लगी तो तुम्हारे पिता क्या करेंगे? ली मुजू ने तुरंत उसे डांटा। ली किंगजू ने नाखुशी में अपना मुंह फुलाया। वह हर दिन अमरता साधना का सपना देखती थी और अब जब उसके पास एक अमर देखने का मौका था तो वह इसे मिस नहीं करना चाहती थी। पिता, बस मुझे जाने दो। डाओस चैंगफेंग इतने शक्तिशाली हैं, वह मुझे निश्चित रूप से सुरक्षित रखेंगे। डाओस चैंगफेंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, चिंता मत करो पेट्रियार्क ली। इस नम्र डाओस्ट के साथ मैं स्वाभाविक रूप से उसकी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता हूँ। सभी कल मेरे साथ दानव को समाप्त करते देख सकते हैं। इससे आपकी आत्मा को भी शांति मिलेगी। तुरंत ली किंगजू उत्साहित होकर कूदने लगी और हवा में लगातार ताली बजाने लगी। ली मुजू केवल सांस छोड़ सकते थे क्योंकि डाओस चैंगफेंग ने इसे कह दिया था, अब वे कुछ नहीं कर सकते थे। ठीक है, ठीक है, इस बार मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ, ली मुजू ने हार मानते हुए कहा। इसके बाद डाओस चैंगफेंग ने जियांग शाओबाई की ओर देखा। बच्चे, तय हो गया। हम कल सुबह जल्दी प्रस्थान करेंगे। अगर तुम देर हुए तो हम इंतजार नहीं करेंगे। अध्याय 57, मैं चांगफेंग का ताओइस्ट हूँ। जब दाओइस्ट चांगफेंग और उसका साथी वहां से चले गए तो जियांग शाओबाई के मन में कोई खास विचार नहीं था। लेकिन ली किंगजो, वह लड़की, बेहद उत्साहित थी और मुख्य हॉल में उछल कूद कर रही थी और इधर उधर घूम रही थी। चलते हुए वह अपने आप से बड़बड़ाती रही, मैं कल एक साधक की लड़ाई देखने के लिए कितनी उत्साहित हूँ। क्या मुझे थोड़ी दूरी पर छिप जाना चाहिए? शहर के पूर्व की चाय की दुकान में कहानी सुनाने वाले ने कहा था कि साधक की लड़ाई के बाद के झटके भी सामान्य मनुष्यों को तुरंत मार सकते हैं। या फिर मैं अपने कपड़े और सुंदर बदल लूँ। यह शायद मेरी जिंदगी में एक साधक को देखने का सबसे नज़दीकी मौका है। जियांग शाओबाई ने उसकी बातें सुनी और उसके सिर में हल्का दर्द महसूस हुआ। स्पष्ट था कि दाओइस्ट चांगफेंग निश्चित रूप से कल उसे किसी योजना के तहत जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जियांग शाओबाई क्या था? इतने सालों तक टीवी ड्रामा में डूबे रहने के बाद वह हमेशा दूसरों को ही व्यवस्थित करता आया था और कभी कोई उसे व्यवस्थित नहीं कर सका। सिर हिलाते हुए जियांग शाओबाई ने पागल जैसी ली किंगजो को नज़रअंदाज किया और अपने कमरे में वापस जाकर सोचने लगा। वह ये नहीं सोच रहा था कि कल दाओइस्ट चांगफेंग के साथ कैसे निपटा जाए अपनी शक्ति के साथ। अगर सामने वाला कुछ भी करना चाहे तो वह आसानी से उसे हरा सकता था। अब उसका ध्यान अधिक जटिल मामले पर था। अब तक की जानकारी के आधार पर नानशान में एक महान राक्षस था। वह नहीं जानता था कि यह महान राक्षस कितना शक्तिशाली है और यह भी निश्चित नहीं था कि केवल एक ही ऐसा राक्षस है। लेकिन ये स्पष्ट था कि नानशान, भले ही वहाँ कोई आध्यात्मिक पत्थर की खान न हो, आसान जगह नहीं थी, अन्यथा वहाँ एक महान राक्षस लगातार नहीं रहता। सौभाग्य से ये राक्षस अभी तक परेशानी नहीं कर रहा था, वरना अगर महान राक्षस की खबर फैल जाती तो कई साधक एक राक्षस विनाश गठबंधन बनाने के लिए दौड़ पड़ते और उसके विनाश के बाद मिलने वाले पुरस्कार के लिए मिलकर हमला करते। किसी भी महान राक्षस के लिए उनके शरीर के हिस्से ही अनमोल होते हैं। भले ही इसे कई लोग साझा करें, ये फिर भी पर्याप्त आय होती। कई शरारती साधक इसी तरह जीवित रहते थे, हर कोई और क्षमते हुए संसाधनों को व्यर्थ नहीं करता था जैसे आओ चेंग करता था। अज्ञात समय बीतने के बाद जियांग शाओबाई हेडबोर्ड पर झुक गया और झपकी लेने लगा। सवेरे जैसे ही जियांग शाओबाई आंगन से बाहर निकला, उसने देखा कि ली किंगजो पहले ही सुंदर पोशाक में बाहर इंतजार कर रही थी। ली किंगजो, वह लड़की, जन्म से ही कोमल चेहरे वाली थी। वह खास रूप से भव्य नहीं थी, लेकिन जितना अधिक आप उसे देखते उतना ही आकर्षक लगती। खासकर अब जब उसने हल्के बैंगनी रंग की तंग पोशाक पहन रखी थी जो उसके पूरे शरीर को पूरी तरह से उभार रही थी। कोई भी पुरुष उसकी ओर एक बार और नजर डालने से खुद को रोक नहीं सकता था। भाई शाओबाई, मैं कैसी लग रही हूँ? आज मैं सुंदर लग रही हूँ। ली किंगजो जियांग शाओबाई की ओर मुस्कुराए और अपने शरीर को दिखाते हुए कुछ इशारे किए।
जियांग शियाओबाई ने तुरंत सूखी खांसी की। बुरा नहीं है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि यह पहनना ठीक है? इसमें क्या गलत है? क्या सुंदर कपड़े दूसरों को दिखाने के लिए नहीं पहने जाते? ली किंगजोऊ ने न्यायसंगत रूप से कहा। जियांग शियाओबाई ने दिल में उसे अंगूठा दिखाया। इस जगह पर ऐसे विचार रखना काबिले तारीफ था। फिर समय बर्बाद किए बिना नाश्ते के बाद ली परिवार सिटी लॉर्ड के महल की ओर रवाना हुआ। रास्ते में उन्होंने देखा कि कई आम लोग भी सिटी लॉर्ड के महल की ओर जा रहे हैं। पूछताछ करने पर पता चला कि सिटी लॉर्ड के महल ने घोषणा की थी कि सभी लोग दाओइस्ट चांगफेंग को राक्षस और दानव मारते हुए देख सकते हैं। यह आम लोगों के लिए एक विशेष आकर्षण था। वे हमेशा केवल कहानी सुनते आए थे कि साधक कैसे लड़ते हैं, और अब जब वे इसे अपने आंखों से देख सकते थे तो कौन उत्साहित नहीं होता। जियांग शियाओबाई भी चुपचाप संतुष्ट हो गया। ऐसा लग रहा था कि दाओइस्ट चांगफेंग दिखावा करना पसंद करते हैं और जिज्ञासु दर्शकों के सामने खुद को प्रस्तुत करना। जल्द ही लगभग आधी चुन्हू शहर की आबादी सिटी लॉर्ड के महल के बाहर जमा हो गई। सिटी लॉर्ड सुन शोहिंग भी काफ़ी खुश थे, क्योंकि इससे ये साबित हुआ कि शहर के निवासियों का उन पर भरोसा अभी भी कायम है। दाओइस्ट चांगफेंग, समय लगभग सही है। क्या हम अब प्रस्थान करें? सुन शोहिंग ने पूछा। दाओइस्ट चांगफेंग चर्मपत्र और एक हाथ पीठ के पीछे रखे हुए इस तरह खड़े थे कि सभी के मन में चार शब्द घूम रहे थे: अमर कृपा और ताओइस्ट की हड्डियां। सुनी गई अमरता वाकई हमारी तुलना में कुछ और ही है। सही है, देखो दाओइस्ट चांगफेंग की शांत मुद्रा। अगर मैं होता तो मैं कभी ऐसा नहीं कर पाता। यही कारण है कि तुम केवल एक अनपढ़ किसान हो और वह एक अमर साधक। सिटी लॉर्ड के महल के ऊंचे मंच पर खड़े होकर आसपास की भीड़ की लगातार चर्चाओं और प्रशंसा को सुनते हुए दाओइस्ट चांगफेंग अत्यंत प्रसन्न हुए और पूरी तरह इसका आनंद लिया। दाओइस्ट चांगफेंग, हम अभी तक क्यों नहीं निकले? इस आवाज़ को सुनकर दाओइस्ट चांगफेंग का मुंह थोड़ा तंग हो गया। उन्होंने तुरंत सिर घुमाया और जियांग शियाओबाई को मासूम मुस्कान के साथ देखा। युवा मित्र, परेशान मत हो। भले ही यह विनम्र दाओइस्ट उस राक्षस को कुछ ही चालों में समाप्त कर सकता है, पर हमारी कोई जल्दी नहीं है, दाओइस्ट चांगफेंग ने शांत रूप से कहा। जियांग शियाओबाई मुस्कुराए, लेकिन कुछ नहीं कहा। कुछ समय बाद दाओइस्ट चांगफेंग ने अंततः खुद की प्रशंसा पूरी कर ली और फिर अपने हाथ में चर्मपत्र लहराया। सभी लोग, मैं दाओइस्ट चांगफेंग हूँ। आज मैं विशेष रूप से चुन्हू शहर आया हूँ राक्षसों और दानवों को समाप्त करने के लिए। आप सबको चिंता करने की जरूरत नहीं। दाओइस्ट चांगफेंग ने अमर जैसी मुद्रा अपनाई। अब मेरे पीछे चलिए और इसे अपने आंखों से देखिए। जब आप देखेंगे कि राक्षस और दानव कैसे नष्ट होते हैं, तो आप भी निश्चिंत महसूस करेंगे। आसपास की भीड़ ने जोर से जयकारा लगाया, उनके चेहरे लाल हो गए। वे लंबे समय से ये देखना चाहते थे कि दाओइस्ट चांगफेंग राक्षस और दानवों को कैसे हराते हैं। इनाम लोगों के सामने शक्ति दिखाने के बाद दाओइस्ट चांगफेंग ने फिर सिटी लॉर्ड सुन शोहिंग के साथ रक्षक समूह का नेतृत्व करते हुए नानशान की ओर बढ़े। भाई शियाओबाई, वह कितना शक्तिशाली लगता है, तुम और वह कौन अधिक शक्तिशाली हो? ली किंगजोऊ ने जिज्ञासु होकर जियांग शियाओबाई की ओर देखा। जियांग शियाओबाई केवल मुस्कुराए और कुछ नहीं कहा। तुलना करने जैसी कोई बात नहीं थी। इस प्रकार समूह दाओइस्ट चांगफेंग और सिटी लॉर्ड के महल के कई रक्षकों के साथ चला। आधे घंटे की यात्रा के बाद वे अंततः नानशान की तलहटी पर पहुंचे। वहां खड़े होकर केवल ऊपर की ओर देखते ही सभी ने देखा कि हवा में घना काला धुआं मंडरा रहा था। इसे देखकर ही सभी को घुटन का एहसास हुआ। कमजोर आम लोग पीछे हटने लगे, जैसे एक कदम और बढ़ाने पर उनकी जान चली जाएगी। इस समय मौजूद सभी आम लोगों के चेहरे गंभीर थे। सिटी लॉर्ड सुन शोहिंग की भौहें और भी तनी हुई थीं। वे नानशान को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई भयंकर जानवर सामने हो, जिससे उनका दिल धड़कने लगा। दाओइस्ट चांगफेंग, क्या ये वास्तव में ठीक है? सुन शोहिंग ने सहज रूप से अपने पक्ष में देखा। दाओइस्ट चांगफेंग शांत और संयमित बने रहे। कोई चिंता नहीं, आप सब केवल पहाड़ी की तलहटी से देखिए। यह विनम्र दाओइस्ट निश्चित रूप से इस पहाड़ के भीतर राक्षस को मारकर उसका सिर शहर के गेट पर लटका देगा। इन शब्दों ने लोगों को सुरक्षा का एहसास दिलाया। इस समय सभी को लगा कि दाओइस्ट चांगफेंग के साथ नानशान अब इतनी खतरनाक जगह नहीं लग रही थी।